आओ जी स्टार्ट करते हैं। हमारी क्लास 8 की जो साइंस है उसका चैप्टर नंबर 5th चैप्टर दैट इज एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। ठीक है, इस चैप्टर को हमें समझना है, स्टार्ट करना है। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। फोर्स होता क्या है? देखो, हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं हमारे रोजाना जीवन में। जैसे कुछ एक्टिविटीज क्या होती है, जैसे दरवाजा खोलना, ठीक है, या फिर एक स्कूल का बैग कंधे पे लादना, या फिर एक टेबल को पुश करना, ठीक है, या फिर एक सूटकेस को खींचना, या फुटबॉल को किक करना। इस तरीके के काम के अंदर हम या तो किसी को धकेल रहे होते हैं या फिर किसी चीज को खींच रहे होते हैं। तो जब भी हम किसी चीज को धकेलते हैं, किसी चीज को खींचते हैं, उसमें हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं। और इसीलिए फोर्स हमें मदद करता है अलग अलग तरीके के काम करने में रोजाना जीवन में। किसी भी चीज को धकेलना, खींचना फोर्स कहलाता है, और फोर्स हमारे रोजाना जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हम रोज उससे बहुत सारी चीजें करते हैं। तो फोर्स क्या है, आपसे कोई पूछे डेफिनेशन, अ फोर्स एक पुश या पुल है किसी भी वस्तु पर। मतलब किसी भी वस्तु पर खींचना उसको या उसको धकेलना फोर्स कहलाता है। और फोर्स जो होता है वो दो वस्तुओं के बीच का इंटरेक्शन होता है, जो उसकी मोशंस की स्टेट या उसके ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है। अब इस चीज को समझना, मैंने यहाँ पे क्या समझाया है, ये वाली दूसरी वाली बात। दो वस्तुएं और दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन होना, दोनों के बीच में कुछ इंटरेक्शन होना, जिस वजह से किसी एक की अवस्था बदल जाना, स्टेट बदल जाना, या फिर उसका आकार बदल जाना। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मैं अगर किसी को खींचूं, किसी वस्तु को खींचूं मान लो, तो उसकी जो अवस्था है वो रेस्ट पोजीशन पे थी। बिकॉज ऑफ मेरे खींचने की वजह से वो मोशन में आ गई, तो ये मैंने उसकी स्टेट बदल दी। या फॉर एग्जांपल किसी के खींचने से कोई सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस कन्वर्ट हो सकती है। तो या फिर किसी भी वस्तु की शेप बदल सकती है फोर्स लगाने से। तो फोर्स लगाने से दो चीज होती है, किसी भी वस्तु की स्टेट बदल जाना, अवस्था, वो सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है, मोशन में है तो रुक सकता है, रुका हुआ है तो मोशन में आ सकता है, या फिर मैं उसका आकार बदल दूं, उसे मैं फोर्स कहूंगा। बाकी फोर्स को पुश और पुल ही क्यों कहा जाता है? देखो, सपोज आप किसी बॉक्स को मूव कराना चाहते हो, तो दो रास्ते हैं। आप उसको मूव करना चाहते हो, या तो आप उसे खींच लो, या आप अगर आप उसे नहीं खींच सकते तो उसे धक्का दे दो। तो यू कैन पुश द बॉक्स योर अवे फ्रॉम योर सेल्फ, अपने आप से उसको दूर पुश कर दो, या फिर आप आपको उसको अपनी तरफ खींच लो। इन दोनों ही एक्शन में आपने फोर्स लगाया, तो इसलिए फोर्स को पुश और पुल कहा जाता है। ठीक है, बाकी फोर्स आपके एक्शन पे बेस्ड है कि आप क्या काम कर रहे हो, उस चीज पे डिपेंड करता है फोर्स। अगर आप पुश कर रहे हो तो इसका मतलब आप धकेल रहे हो और इससे वो वस्तु आपसे दूर जा रही है। ठीक है ना, तो वस्तु जो होती है ना वो आपसे दूर जाती है जब भी आप फोर्स लगाते हो। जैसे आप एक बॉक्स को पुश करो, आप एक डोर को पुश करो, आप एक शॉपिंग ट्रॉली को पुश कर रहे हो, तो इसमें वस्तु आपसे दूर जा रही है। बट व्हेन यू आर डूइंग पुल, तो पुल एक ऐसी चीज है जिसमें आप वस्तु को अपनी तरफ खींचते हो। ठीक है ना, जैसे ड्रॉर को ये बंदा खींच रहा है, ये कुएं में से पानी टोकरी खींच रहा है, या फिर आप एक सूटकेस को जो है पुल खींच रहे हो अपनी तरफ। ठीक है ना, तो ये आपका पुश और पुल कहलाता है। दूसरा हमने डेफिनेशन पढ़ा था, एक दो वस्तुओं के बीच में इंटरेक्शन, जिससे क्या चीज हो, या तो एक वस्तु की अवस्था बदल जाए या उसका शेप बदल जाए। आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक एक्टिविटी है ना, ये हमारी क्या है, इससे हम समझना चाहते हैं कि फोर्स दोनों पुश और पुल होता है। एक लार्ज बड़ा सा कार्डबोर्ड का बॉक्स है, और ट्राई कर रहे हैं हम क्या करना, मूव करना उसको अलग अलग तरीके से, इसको है ना। तो एक हो गया पीछे से उसको पुश करना, एक है रस्सी से पकड़ के खींचना, एक है पुश इट फ्रॉम द साइड, साइड से खींचो, वो हो सकता है, डायग्राम नहीं है, एक हो सकता है उसको उठा के ले जाना। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या है, ये बॉक्स जो है मूव करेगा जब भी आप या तो पुश करोगे या फिर पुल करोगे। ठीक है, कंक्लूजन क्या होगा, हर पुश और पुल अप्लाई करता है एक ऑब्जेक्ट पे, वो फोर्स कहलाता है। जो भी आपने पुश लगाया वो भी फोर्स है, और जो पुल खींचा वो भी फोर्स है।
ठीक है। What can a force do to the bodies on which it is applied? जब भी आप किसी वस्तु पे फोर्स लगा रहे हो, उस बक्से पे फोर्स जब आप लगा रहे हो, तो क्या चीज हो सकती है, ठीक है ना, क्या करता है फोर्स उस चीज पे। तो जायज बात है जब उस चीज पे फोर्स लगता है तो वो जायज बात है उसमें कुछ बदलाव आते हैं, उस वस्तु में कुछ बदलाव आएगा जब आप उसको चेंज करोगे तो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक फुटबॉल है, जब आप उसको किक करोगे तो वो मूव होने लग जाती है। एक बॉल एक मूविंग चलती हुई बाईसाइकिल से उस पर ब्रेक लगाओगे तो वो रुकने लग जाती है। एक रबर बैंड है उसको स्ट्रेच करते हैं, क्यों, जब हम उसे खींचते हैं, ठीक है ना। या एक क्रिकेट की बॉल चेंज होती है जब भी हम उसे बैट से हिट करते हैं, इस तरीके से। इन एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि जो एक फोर्स है वो प्रोड्यूस हो सकता है अलग अलग इफेक्ट से एक ऑब्जेक्ट पे, डिपेंड करता है उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, क्या उस पर सिचुएशन लग रही है। क्या एक फोर्स अलग अलग प्रभाव दे सकता है? बिल्कुल। एक फोर्स जो है ना वो हमेशा सेम प्रभाव नहीं देगा, वो डिपेंड करेगा उस वस्तु के ऊपर और जो जितना आप फोर्स लगा रहे हो। अगर कोई किसी को चांटा मारे तो एक चांटा धीमा मार दे और एक चांटा खींच के मार दे, तो दो डिफरेंट फोर्स है और जिस तरीके से लगाए गए हैं तो वो डिफरेंट इफेक्ट लाते हैं। तो फोर्स जो है ना वो अलग अलग प्रभाव ला सकते हैं, लेकिन वो उसके लिए फोर्स कैसा लगाया है और किस वस्तु पे लगाया है वो डिपेंड करती है, ठीक है ना। चले आगे। जैसे मान लो फोर्स मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कोई चीज वस्तु रेस्ट पे थी उसको हमने मूव करा दिया तो ये फोर्स लगाया। कभी कभी एक ऑलरेडी मूव करती हुई चीज थी उसको हमने स्टॉप कर दिया यानी कि रेस्ट पे ला दिया। या कभी हमने किसी वस्तु को ऑलरेडी मूव कर रही थी, या तो उसकी स्पीड को धीमा कर दिया फोर्स लगा के, या उसकी स्पीड को और तेज कर दिया फोर्स लगा के, ठीक है ना। या फिर हम किसी भी फोर्स में, जैसे मान लो कोई बॉल इस तरफ आ रही है, आपने उसे पैर से धकेल के इस तरफ कर दिया तो आपने फोर्स लगा के डायरेक्शन चेंज कर दी मूव करती हुई चीज को। या आप कभी कभी आकार भी बदल देते हो फोर्स लगा के किसी भी चीज का। तो एक सिंगल फोर्स बहुत सारे इफेक्ट आपको दिखा सकता है एक सेम समय पर, ये भी ध्यान रखना। और यहीं से हमारी एक्टिविटी लेट अस एनालाइज 5.2 शुरू होती है। मकसद क्या है इसका, एम क्या है, टू ऑब्जर्व द डिफरेंट इफेक्ट प्रोड्यूस बाय अ फोर्स, ठीक है ना। मतलब हम चेक कर रहे हैं क्या ये एक्टिविटी से पता क्या लगा रहे हैं कि अलग अलग क्या प्रभाव पड़ते हैं एक फोर्स लगाने से, ठीक है। ये हम पढ़ने वाले हैं। वेदर द फोर्स इज अ पुश और पुल, और किस तरीके के फोर्स प्रोड्यूस होंगे वो सारी बातें हम कुछ एक्टिविटीज से समझेंगे। जैसे एक सिचुएशन दे रखी है, एक चलती हुई बाईसाइकिल को अगर आप रोकोगे तो आपका जो दोस्त है वो चलती हुई बाईसाइकिल को पीछे से पकड़ ले, आप कहीं जा रहे हो, बोले यार रोक रहा है ऐसा लग रहा है, तो वो पुश होगा या पुल होगा, तो वो अपनी तरफ खींच रहा है आपको, तो वो इसलिए पुल होगा कि कहां जा रहा है कहां जा रहा है, इस तरीके से। तो उस पर इफेक्ट क्या पड़ा, इससे आपकी बाईसाइकिल की स्पीड रुक जाएगी, है कि नहीं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या ही मैंने समझा दिया, आपको समझ में पा रहे होगे ये बात। तो फोर्स एक मूविंग ऑब्जेक्ट को या उसकी स्पीड को रोक देता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये एक्टिविटी जैसे मान लो दूसरा सिचुएशन, हिटिंग अ मूविंग बॉल, मतलब एक बैट्समैन एक मूविंग बॉल, मूव करती हुई बॉल को हिट कर रहा है तो उसे पुश कहेंगे, क्योंकि वो अपनी तरफ खींच थोड़ा ना मार रहा है, भगा रहा है दूसरी तरफ। तो उसका फोर्स का इफेक्ट क्या होगा, बॉल की डायरेक्शन चेंज होगी, क्योंकि वो यहां आ रही थी, अब आप उसे यहां मारोगे तो यहां, इधर मारोगे तो सामने मारोगे, तो आपने डायरेक्शन चेंज कर दी। तो जब बैट अप्लाई करता है फोर्स एक मूव करती हुई बॉल पे, तो रिजल्ट में होता क्या है, बॉल उसके डायरेक्शन को चेंज करती है नए रास्ते में। कभी कभी स्पीड भी जो है बॉल चेंज कर देती है, ठीक है ना। तो स्पीड भी चेंज हो जाती है, डायरेक्शन देखो चेंज हो रही है इस तरीके से, कोई दिक्कत है। दूसरा, इनफ्लैटिंग द बलून, एक गुब्बारे को फुलाना, तो उससे क्या हो रहा है, वो फूंक मार रहे हो आप एक तरीके से पुश कर रहे हो, खींच नहीं रहे अपनी तरफ ऐसे थोड़ा ना खींच रहे हो, फूंक फूंक मार रहे हो आप, है ना। तो उसे पुश कहते हैं। तो जो एयर है उसको हमने जब गुब्बारे पे फुलाया तो वो क्या कहलाएगी, पुश कहलाएगी, ठीक है ना। जब हम फूंक मार रहे हैं तो वो पुश है। तो इस पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, जो बलून है वो अपना शेप और साइज को चेंज कर लेगा, ठीक है। चलो एक्सप्लेनेशन सिंपल है। आप इस केस में इस पे इफेक्ट क्या पड़ रहा है, आप फूंक मार रहे हो तो फूंक में हो क्या रहा है, पुश कर रहे हो। तो इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, जब एयर को आपने जो है पुश करा बलून के अंदर, तो आपका इनर वॉल्स जो थी ना बलून की, उसने फोर्स ने स्ट्रेच कर रबड़ को, और जिस वजह से बलून फूलने लगा, ठीक है।
क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फोर्स के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। तो यह बात आपको याद रखनी कि फोर्स एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, रुकी हुई वस्तु को मूव करा सकता है। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, अगर वो मूव नहीं करेगा खुद से, तो वो जब भी मूव करेगा जब आप उस पर फोर्स लगाओ। जैसे एक फुटबॉल रास्ते पे पड़ी हो, मार दो खींच के, इस तरीके से फोर्स एक मूव करती हुई वस्तु को रोक देता है। दूसरा इंपैक्ट ये होता है, जब भी आप एक चलती हुई बाईसाइकिल पे ब्रेक लगाते हो तो ये काम होता है। फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स से आप किसी वस्तु की स्पीड को तेज और धीमी कर सकते हो, ठीक है ना, इंक्रीज इन स्पीड या डिक्रीज इन स्पीड, ठीक है। बाकी क्या कहते हैं, हेलो, हाँ, एक फोर्स जो होता है वो स्पीड को या तो बढ़ा सकता है या कम कर सकता है। बाकी फोर्स डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। एक फोर्स जो होता है एक मूविंग ऑब्जेक्ट को ट्रेवल होता है ना अलग डायरेक्शन में, जैसे क्रिकेट खेलते हुए या फुटबॉल खेलते हुए हम इधर उधर हिट करते हैं, वी कैन चेंज द डायरेक्शन, ठीक है। बाकी अगला, फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब फोर्स से किसी भी वस्तु की आकार, शेप और उसके साइज पे भी फर्क पड़ता है। कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो अपना शेप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो एक रबर बैंड को हम स्ट्रेच करें, ठीक है, या हम एक स्पॉन्ज होता है ना, स्पॉन्ज रसगुल्ला या कोई स्पॉन्जीनेस फॉर्म होता है, उसको हम स्क्वीज करें, या चिकनी मिट्टी को प्रेस करें, या बलून को फुलाएं, तो उसमें हम आकार बदल देते हैं किसी भी चीज का, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी ध्यान रखना, फोर्स की एक यूनिट है, क्योंकि फोर्स को नापा जा सकता है, कितना फोर्स लगाया कितना नहीं, तो उसकी एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है जो न्यूटन में कहलाती है। ध्यान रखना, इसके ऊपर बड़ी क्लास में आप ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे। और ध्यान रखना है, ये एक फेमस साइंटिस्ट सर इसाक न्यूटन के नाम पे रखी गई है, ध्यान रखना। अब डज एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट मींस दैट नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। देखो, अगर मान लो कोई वस्तु रेस्ट पे ऐसे रखी हुई है, तो इसका मतलब क्या उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है इस टाइम पे? आप बताओ, लग रहा है? कौन सा? कहां से लग रहा है? एक ये लो, ये रखे इस पे, ये रेस्ट पे, इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है? जरूरी थोड़ा नहीं यहाँ नो लिखा हो तो आप भी बोल दोगे कि नहीं, मतलब पता होना चाहिए कि हाँ, या तो फिर आपको जितना पता आप उतना बोलो कि हाँ जी मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई चीज अगर रेस्ट पे रखी है देन नो फोर्स इज अप्लाइंग ऑन इट, और कोई फोर्स लग रहा है तो बताओ, लग रहा है। लेकिन लेकिन क्या कोई फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है? मतलब एक कोई रेस्ट पे है तो इसका मतलब नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, क्या कोई फोर्स नहीं लग रहा? तो ये बात गलत है। क्यों भाई? क्योंकि एक ऑब्जेक्ट जो है ना, भले वो रेस्ट पे हो तो जरूरी नहीं है कि उसमें फोर्स ना लग रहा हो, फोर्स अभी भी लग रहा होता है। कौन सा फोर्स? हाँ, आप आराम से रेस्ट पोजीशन पे बैठे हो, लेकिन एक्चुअल में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है आपके ऊपर। क्यों? जमीन की तरफ आप हो ना, अब ये कोई भी चीज नॉर्मल यहाँ रहे हवा में तो कहेंगे हाँ कोई फोर्स नहीं लग रहा है, बिल्कुल न्यूट्रल आराम से घूम, लेकिन जमीन पे जैसे मैं इसको हल्का सा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये चीज है ऐसे, मैं क्या करूंगा, बहुत मतलब बहुत तेजी से सिर्फ इस सरफेस को हटाने की कोशिश करूंगा, जो ऊपर पेन है ना इस सरफेस को, तो उसके साइड बाय साइड इससे थोड़ी हल्की चीज लेते हैं, कोई हल्की चीज, बेटा कोई हल्का सा पेज फाड़ के देना अपनी कॉपी से, दे दो दे दो। अब जस्ट मान लो कि ये एक वस्तु है ना, ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है। अब अगर मैं, अरे तो चिपका हुई है, इसके चिपका हुआ है, एक सेकेंड, थोड़ा हवा हवा आ रही है इस तरफ, जैसे मान लो रेस्ट पे है, मैं क्या करूंगा, अरे यार मजा नहीं आ रहा, हाथ को रखते हैं, ठीक है, जैसे मान लो ये अभी अभी ये देखने पे तो रेस्ट है, कोई फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन मैंने जल्दी से अपने हाथ को क्या करा, नीचे करा, तो आपने देखा होगा इस पे कोई फोर्स, छोड़ो जाने दो, इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा था, लेकिन वो थोड़ी देर बाद गिरा ना, देखो वो गिर रहा है, उसको तो यही रहना चाहिए ना, उस पे तो कोई फोर्स नहीं लगाया, बल्कि मैंने तो सरफेस हटा दिया यहाँ से, तो उसके लिए लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अपने आप ही फिर उसको नीचे लेके गया, तो जमीन हमें अपनी तरफ खींचती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। जैसे एक किताब को अगर आप टेबल पे रखोगे तो बुक मूव तो नहीं कर रही, लेकिन दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ जिसे खींच रहा है, और एक फोर्स जो टेबल ने लगा रखा है, जो टेबल इसको झेल रहा है, इसके वजन को, समझ रहे हो? टेबल ना इसे ऊपर की तरफ खींच रहा है, तभी तो उसे रोक के रखा है। अगर मान लो टेबल उसे
उस बुक को पकड़ ही नहीं पाता, होल्ड ही नहीं कर पाता, तो क्या होता कि वो नीचे गिर जाता। सिंस जो दो फोर्स है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, एक उसे नीचे धकेल रहा है और टेबल उस किताब को ऊपर की तरफ धकेल रही है, तो इसलिए बुक रेस्ट पे है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना वो मूव ना करे तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर कोई फोर्स ना लग रहा है, ठीक है। इट मींस फोर्स लग रहे हैं, लेकिन हाँ वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। और जो बैलेंस करने का फोर्स को आप बड़ी क्लासों में समझोगे, यानी कि यहाँ से आपने एक कंसेप्ट समझा क्या, कि अगर तो एक वस्तु आपको रेस्ट पे नजर आ रही है, जैसे मान लो मैं बैठा हुआ हूँ, आप लोग बैठे हुए हो, आप लोग रेस्ट पे हो, वो इसलिए क्योंकि एक तो जमीन की तरफ आप खींच रहे हो अपने आप को, ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक जो टेबल पे आप बैठे हो वो आपको ऊपर की तरफ पुश कर रही है, दोनों का फोर्स बराबर है, इसलिए आप वहीं रेस्ट पोजीशन पे हो। समझ रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आया तुम्हें ये बात। आर फोर्स एंड इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट, क्या फोर्स का मतलब ये है कि जो दो चीज आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं वो फोर्स होता है क्या? हाँ देखो, कम से कम दो चीजें तो हमेशा इन्वॉल्व होती हैं। अब अगर एक वस्तु को मैं हवा में छोड़ दूं तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है ना। जब भी एक फोर्स लगता है तो कम से कम दो चीजें तो चाहिए ही, है ना। एक चीज जो फोर्स लगा रही है और दूसरी चीज जिसपे एक फोर्स महसूस हो रहा है। ये खींच के मैं अगर आपके ऊपर ऐसे मारूं तो मैंने ये जो वस्तु है इस पे फोर्स लगाया, तो एक चीज जो एक्सपीरियंस कर रही है फोर्स, और एक जो मैंने लगाने की कोशिश करी मेरे हाथ से, ठीक है ना। Therefore, force cannot act on a single object by itself. इसलिए जो फोर्स है ना वो एक वस्तु से नहीं लगता। मेरा हाथ है, मैं हवा में हिलाता रहूं तो एक्चुअल में तो मैं फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा हूं, बट फोर्स लग नहीं रहा कहीं, क्योंकि उसके इंटरेक्शन में किसी का गाल होना चाहिए तभी तो चाटा बनेगा। समझ पा रहे हो, कहने का मतलब है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं किसी किसी भी चीज को, जैसे मान लो मैं ये एक ऐसे इस तरीके से मैं इसको ऐसे ऐसे टच कर रहा हूँ तो ये फोर्स है एक तरीके से, ये मैं फोर्स इसको पुश कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ तो ये दूसरी चीज के साथ कांटेक्ट हो रहा है, तो ये फोर्स महसूस कर रही है और मेरा हाथ फोर्स लगा रहा है। तो एक फोर्स मतलब पुश या पुली होता है किसी दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में। बाकी फोर्स को एक इंटरेक्शन क्यों कहा जाता है, तो सिंपल सी चीज है, इंटरेक्शन का मतलब एक एक्शन दो चीजों के बीच में, जैसे ये दो चीजों के बीच में इंटरेक्शन था, और इसी को हम क्या कहते हैं, फोर्स। तो उसने बोला है कि भाई आप फोर्स को इंटरेक्शन क्यों कह रहे हो, वो उसमें दिख नहीं रहा भाई, आ जाओ इधर तुम भी। अब फिर तो इस तरीके से है ना ये। तो जब भी फोर्स आप अप्लाई करते हो तो एक चीज, मतलब जब भी आप फोर्स लगा रहे हो तो एक चीज पे आप फोर्स लगाते हो और दूसरी चीज फोर्स को महसूस करती है, इसीलिए दोनों ही चीजें इन्वॉल्व होती है और इसीलिए इंटरेक्शन कहलाता है। क्योंकि फोर्स में दो चीजें इन्वॉल्व है और वो दोनों चीजों के बीच में इंटरेक्शन होता है, इसीलिए उसे इंटरेक्शन कहते हैं। समझ रहे हो, इनकी चोटी खींच दो, खींच दोगे, मान लो फॉर एग्जाम्पल खींच दी, तो एक इनका हाथ और एक इनकी चोटी, चोटी ने फोर्स महसूस करा और हाथ ने खींचा, तो दो, जैसे मान लो आप एक टेबल खींच रहे थे, तो एक आपके हाथ और एक टेबल, टेबल ने कहा मुझे फोर्स लग रहा है, आपने आपके हाथ ने कहा हाथ मैं ही तो लगा रहा हूं, ठीक है। तो आपके हाथ फोर्स लगा रहे हैं, टेबल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो इसलिए जो दोनों हाथ है वो टेबल पे इन्वॉल्व है, इसलिए फोर्स एक्ट करता है, दोनों के बीच में इंटरेक्शन। एग्जाम्पल, किकिंग अ फुटबॉल, फुटबॉल को किक कर रहे हो, जब आप फुटबॉल को किक करते हो तो आपका जो पैर है वो फोर्स लगाता है और फोर्स, फुटबॉल जो है ना वो फोर्स को महसूस करती है, ठीक है। आप एक रस्सी खींचो तो आपके हाथ फोर्स लगा रहे हैं और रस्सी एक फोर्स महसूस कर रही है, ठीक है। कंक्लूजन क्या, इन सब एग्जांपल से हमने देखा कि फोर्स जो है ना वो खुद से नहीं लगता, एक फोर्स दो चीजों के बीच में लगता है, एक चीज जो फोर्स लगाती है और एक चीज जो फोर्स महसूस करती है, और उसी को इंटरेक्शन कहते हैं। क्या होगा अगर आप पुश करना वस्तु को छोड़ दो, तो अगर आप मान लो एक टेबल को पुश कर रहे हो और एक मोमेंट पे आता है आपके जो हाथ है टच कर रहे हैं टेबल को, है ना, जो आपका जो फोर्स लग रहा है, अब इमेजिन आप उसको करना बंद कर दो, अपना हाथ हटा लिया, तो जैसे आप पुश करना स्टॉप कर दोगे आप अब टेबल के साथ कांटेक्ट में नहीं हो, तो फोर्स जो आपने अप्लाई कर रखा था अब तक वो भी रुक जाएगा, और टेबल अब
नो लॉन्गर एक्सपीरियंस करेगी, मतलब अब एक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगी जो भी आपके हाथों से लग रहा था। ये चीज हमें क्या सिखाती है कि एक फोर्स जब तक लगता रहेगा जब तक दो चीजों के बीच में इंटरेक्शन होगा, और अगर दो चीजों के बीच में इंटरेक्शन नहीं है तो फोर्स नहीं लगेगा। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स? हम रोजाना जीवन में फोर्स को अप्लाई करते हैं अलग अलग तरीके से। कभी हम खींचते हैं, कभी हम धक्का देते हैं, और वो जब होता है जब हम उसको टच करते हैं, है ना। बाकी कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे फिजिकली हमें छूने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी फोर्स लगता है। तो कैसे फोर्स लग रहा है उस हिसाब से हम दो तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, एक है कॉन्टैक्ट फोर्स, एक है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। हम सबसे पहले कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बात करेंगे। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो सिर्फ जब ही लगाया जाता है जब आपका किसी से फिजिकल कॉन्टैक्ट हो, टच करके इस तरीके वाला। ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, हम दो चीजों के बीच में इंटरेक्शन कर रहे हैं तभी फोर्स लग रहा है। दूसरे शब्दों में अगर ऑब्जेक्ट टच ही नहीं करेगा तो फोर्स नहीं बनेगा। तो ध्यान रखें इस बात का। एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट फोर्स के, एक डब्बे को खींचना, पुश करना, सॉरी, खींचना, पेंसिल पे लिखना, पेंसिल से लिखना, सॉरी, फुटबॉल किक करना, एक स्कूल बैग को पकड़ना, बकेट टोकरी उठाना। कॉन्टैक्ट फोर्स होता है पहले टाइप का मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स मतलब जो आप मसल से अपनी ताकत जान लगा के फोर्स लगाते हो, है ना, ऐसा फोर्स जो आपकी बॉडी के मसल से लगे। हाउ डू मसल्स प्रोड्यूस फोर्स? मसल्स कैसे फोर्स प्रोड्यूस करती है? हमारी जो बॉडी है, आवर बॉडी हैज मेनी मसल्स, हमारी हड्डियों से बहुत सारी मसल्स अटैच है। ये जो मसल्स होती हैं ये हड्डियों को डायरेक्टली नहीं पुश करती, ये फोर्स प्रोड्यूस करती हैं बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग। हड्डियां नहीं खींच सकती डायरेक्ट, तो मसल्स क्या करती हैं? मसल्स आपकी बॉडी जैसे होती है तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट, एक साथ एक तरफ बहुत सारा मास इकट्ठा हो जाता है, एक तरफ रिलैक्स हो जाता है, और इसी वजह से हम किसी चीज को उठा पाते हैं। मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन क्या है? जब आपकी मसल्स छोटी या टाइट हो जाए, और जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है आपकी तो उस केस में आप खींचते हो, आपकी जो बोन को है ना वो अटैच होती है, उस चीज को खींचता है, और इस खींचने से ही मूवमेंट होती है। और ये जो फोर्स होता है ये आपको कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने में मदद करता है, और इसी को मस्कुलर फोर्स कहते हैं। यानी कि मुझे कोई भी चीज खींचनी है तो मैं मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, अपनी टाइट करूंगा जिससे मैं उसको खींच सकूं। लेकिन मसल्स को रिलैक्स करना क्या है? अब खींच लिया, अब उसको नॉर्मल पोजीशन पे रख देना वापस, कॉन्ट्रैक्शन के बाद मसल्स जो है ना वो वापस से लूज हो जाती है और नेक्स्ट मूवमेंट के लिए तैयार हो जाती है, ठीक है ना, नॉर्मल पोजीशन पे वापस आ जाना। और इस वजह से कैसे मूव करने में मदद हो पाती है? सपोज आप एक स्कूल बैग उठाना चाहते हो तो आपकी जो आर्म्स, हाथ है, वो मसल्स वो वाली काम करेंगे, उसको उठाओगे तो आपके हाथों की मसल्स छोटी हो जाएंगी, शॉर्ट हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, और वो हड्डियों को आपके आर्म्स की तरफ खींचेंगी, और एज अ रिजल्ट आपका हाथ बेंड हो जाएगा, आप बस्ता उठा लोगे। लेकिन जब मान लो आपको बैग को नीचे रखना है तो मसल्स को रिलैक्स कर दोगे और आप अपने आर्म्स को वापस ओरिजिनल पोजीशन में रख दोगे। इसलिए हमारी मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस चीज में। रोजाना मस्कुलर एक्टिविटी, वॉक करना, रन करना, जंप करना, सीढ़ियों पे चढ़ना, स्कूल बैग उठाना, राइटिंग, पुशिंग अ चेयर, ये मैं बार बार ये टिक भी कर रहा हूँ ना, इसमें भी मैं मस्कुलर फोर्स लगा रहा हूँ। ये मस्कुलर मसल्स का फोर्स है, कॉन्ट्रैक्ट खींच के पकड़ के खींचना पड़ता है, फिर नॉर्मल पोजीशन पे रखना पड़ता है, वो रिलैक्सेशन है, फिर वो खींचना है, समझ रहे हो। इन सभी एक्टिविटी में जो मसल्स है वो एक तरीके से प्रोड्यूस करती है, काम कर पाती है। जानवरों में अगर हम बात करें, सिर्फ ह्यूमंस में नहीं, जानवर भी मस्कुलर फोर्स से काम करते हैं। जैसे एक चीता जो है वो मस्कुलर फोर्स यूज करके तेज भाग पाता है, एक सांप जो है वो क्रॉल कर पाता है, समझ रहे, क्रॉल कर पाता है, एक व्हेल जो है वो स्विम कर पाती है अपनी मसल्स का इस्तेमाल करके, एक पक्षी जो है वो अपने पंख को फ्लैप उड़ा पाता है, ठीक है ना, मसल्स से, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें मस्कुलर फोर्स की, तो मस्कुलर फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स होता है, ये इंसान की या जानवर की मसल्स से प्रोड्यूस होता है इसके अंदर फोर्स, और इट एक्ट्स ओनली व्हेन देयर इज अ फिजिकल कांटेक्ट।
ये जब ही एक्ट करता है जब कोई फिजिकल कांटेक्ट, अगर फिजिकली दो चीजें एक दूसरे को टच नहीं कर रही हैं तो मस्कुलर फोर्स नहीं होगा, ठीक है। और इट हेल्प अस परफॉर्म वेरियस डेली एक्टिविटीज, और मस्कुलर फोर्स की वजह से हम रोजाना बहुत सारे काम कर पाते हैं, और ये बहुत ही जरूरी है मूवमेंट के लिए जीव जंतुओं की। क्या कोई भी मस्कुलर फोर्स बिना कोई एक्ट कांटेक्ट के हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। मस्कुलर फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स है, तो ऑब्जेक्ट जब टच होंगे एक दूसरे के साथ तभी ये फोर्स लगेगा। जब आप एक बैग उठाते हो तो आपके हाथ कांटेक्ट में आते हैं बैग के साथ, अगर आप बैग टच ही नहीं करोगे तो जादू थोड़ी ना चल रहा है, मस्कुलर फोर्स नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो यह ध्यान रखना, एक कांटेक्ट फोर्स होता है, मस्कुलर फोर्स एक तरीके का कांटेक्ट फोर्स होता है, और इसमें जो भी इंसान या जानवर की मसल्स से जो भी फोर्स प्रोड्यूस होता है उसको हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ह्यूमंस एंड एनिमल्स यूज मस्कुलर फोर्स फॉर मूवमेंट एंड परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज, ठीक है। इंसान और जानवर मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है तुम्हें? मस्कुलर फोर्स इनसाइड आवर बॉडी, मतलब मस्कुलर फोर्स का क्या लेना देना है हमारी बॉडी के अंदर। देखो मस्कुलर जो फोर्स है ना इज नॉट ओनली यूज्ड फॉर वॉकिंग और लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट। मस्कुलर फोर्स सिर्फ किसी चलने में या किसी सामान को उठाने में यूज नहीं होता, ये बहुत सारे काम करता है। हमारे शरीर के अंदर भी मस्कुलर फोर्स लगता है, जैसे हमारा जो हार्ट है वो लगातार बीट कर रहा होता है, पंप कर रहा होता है, तो वो भी एक मस्कुलर ऑर्गन है, उसके अंदर भी एक मस्कुलर फोर्स लगता है। इट कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट, आपका जो क्या कहते हैं हार्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है रिलैक्स होता है, तो ये भी मस्कुलर फोर्स है। ये लगातार जो एक्शन देख रहे हो ना ब्लड के पंप होने के पूरे बॉडी पार्ट में, ये भी आप क्या कहते हैं मस्कुलर फोर्स का पार्ट है। सेम आपका जो स्टमक है और आंतड़ियां इंटेस्टाइन है, ये खाने को क्या करती है, मूव कराती है नीचे, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में ये भी मस्कुलर फोर्स है मेरे भाइयों। मस्कुलर फोर्स जो होता है ना वो बॉडी मूवमेंट में मदद करता है और प्रॉपर फंक्शनिंग कर पाता है आपके शरीर के अंदर के ऑर्गन्स की, तो इसलिए मस्कुलर फोर्स ये इंपॉर्टेंट है। मस्कुलर फोर्स सिर्फ बाहर से जो हम देख रहे हैं वो नहीं है, समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। दैट नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है पता है? देखो फ्रिक्शन अपोजिट फोर्स होता है जनरली, मतलब किसी भी चीज को रोकता है। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं इसको जमीन पे से रोल करा दूं, तो एक पर्टिकुलर टाइम तक रोल करेगी और उसके बाद रुक जाएगी, और एक टाइम पे आपको ऐसा भी अनुभव होगा कि स्टार्टिंग में स्पीड बड़ी तेज है लेकिन धीरे धीरे स्पीड बड़ी धीमी है। अब ये तो लगातार जमीन पे रोल कर रही है, तो ग्रेविटी तो ऐसा नहीं है कि उसको रोकेगी, ग्रेविटी तो नीचे खींचती है ऊपर नीचे, ये आगे पीछे थोड़ा ना ग्रेविटी का कोई लेना देना होता होगा। हाँ चढ़ाई ढलान है तो ग्रेविटी नीचे खींच लेगी, है ना, लेकिन जनरली हम फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स देखते हैं जो किसी चीज को अपोज करता है। जैसे आप स्कूल में अपने कॉरिडोर में घूमते हो तो आप क्या करते हो, नए नए जूते होते हैं तो उनमें फ्रिक्शन बहुत अच्छा होता है, यानी कि वो आपको स्लाइड मारने नहीं देता, रोकता है ना, तो वो एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना। या जैसे आपने बाईसाइकिल बोला कि बाईसाइकिल का हम जो ब्रेक लगा रहे हैं वो जमीन पे रुक रही है या फिर कुछ भी चीज है वो रोक अपोज कर रहा है, एक चीज को मूव करने से अपोज कर रहा है, वो फ्रिक्शन है। आपके पैरों में फ्रिक्शन लगी है, अभी इस टाइम पर आप बैठे हुए हो, आप खड़े हो जाओ मेरे भाई, एक मिनट खड़े हो। अब जैसे मान लो बच्चा खड़ा हो गया, हंस रही है भाई, मायनाली क्या बात है, खड़ा ही तो हुआ है। तो जैसे मान लो बच्चा खड़ा हो गया, अब ये खड़ाई क्यों, हिले क्यों नहीं जा रहा, मूव क्यों नहीं कर रहा, इधर उधर घूम गोल गोल क्यों नहीं घूम रहा इधर उधर, या कहीं पर मूवमेंट क्यों नहीं कर रहा, इसलिए बिकॉज इसके पैरों में फ्रिक्शन लगी है जिसको रोक रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, भाई कहाँ जा रहा है, हाँ इस तरीके से बैठ जाओ मेरे भाई। तो बेसिकली फ्रिक्शन, अब समझ में आ गया फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, जो अपोज रोकता है एक तरीके से। सपोज क्या आपने कभी देखा है एक क्या कहते हैं बॉल रोल कर रही होती है ग्राउंड में, तो वो मूव नहीं करती रहती लगातार, वो स्लो डाउन हो जाती है, रेस्ट पे आ जाती है, और उसी उसी फोर्स को जो उसको रोका है उस बॉल को मूव करने से, दैट वाज फ्रिक्शन, जो बॉल और ग्राउंड पे रोल एक्ट करता है। फ्रिक्शन हमेशा किसी भी मोशन के अपोजिट में काम करता है ना। आप इस तरफ मूव कर रहे हो तो वो इस तरफ रोकेगा आपको, आप कभी स्लाइड मारते हो तो जूते पुराने हो जाते हैं, थोड़े घिस जाते हैं, अच्छे से स्लाइड मार पाते हैं, लेकिन एक टाइम बाद रुक तो जाते हैं ना, तो वो आपका क्या करता है, मूव क्या कहते हैं स्पीड रोक देता है आपकी। तो फ्रिक्शन क्या है, एक कांटेक्ट फोर्स है, ये भी हवा में तो होता नहीं, ये भी कांटेक्ट में आता है, तो ये आपके एक मोशन को अपोज करता है, ठीक है ना, जो दूसरे सरफेस के साथ है। जैसे मान लो बॉल है तो एक बॉल होगी और उसके साथ कांटेक्ट में कौन आएगा, सरफेस, रोड या वो जगह, है ना,
तो वो बॉल और सरफेस दोनों एक दूसरे के अपोजिट में काम करेंगे। सिंपल शब्दों में फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो स्लो डाउन हो जाता है या रुक जाता है थ्रू द बिकॉज ऑफ मूविंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, फ्रिक्शन काम कैसे करता है ये समझना है। जब भी कोई दो चीज कांटेक्ट में आएंगी, पहले एक तो सरफेस रोड आ जाएगा और एक हम लोग या कोई बॉल या कोई बाईसाइकिल, तो फ्रिक्शन तब प्रोड्यूस होगा। तो वो क्या करेगा, फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। आप इधर जा रहे हो तो वो इधर रोकेगा, आप इधर जा रहे हो तो वो इधर अपोजिट में रोकेगा। तो एज अ रिजल्ट जनरली मूविंग जो होती है ना वो मोशन की स्लो होती है। तो फ्रिक्शन हमेशा मूविंग को फास्ट नहीं करता, हमेशा स्लो करता है, बात ध्यान रखना। आप कभी फुटबॉल खेलते हो तो क्या होता है, आप स्टड्स लेते हो, स्टड्स खरीदते हो जिसमें नीचे जो है कुछ वो लगी हुई होती हैं, है ना, क्या कहते हैं उसे, थोड़ा नाम भूल गया मैं, स्पाइक्स मान लो एक तरीके से। ठीक है ना, तो वो उस तरीके से वो क्या करती है, वो ग्रिप बनाने में मदद करती है आपको। ठीक है ना, जिस वजह से आप फिसल ना जाओ, आप गिर ना जाओ, गिरते 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 ही ना रह जाओ, समझ रहे हो। रोलिंग अ बॉल का एग्जांपल है, सपोज एक बॉल रोल कर रही है फ्लोर पे तो फास्ट होगी, और फ्रिक्शन जब लगने लग जाएगा तो बॉल रुकने लग जाएगी, है ना। और इसीलिए जो स्पीड है बॉल की वो धीरे धीरे गिर जाती है जब तक कि वो रुक ना जाए। Why does a ball travel faster on a smooth road? एक स्मूथ रोड पे बॉल ज्यादा ट्रेवल फास्ट क्यों करती है? अगर सपोज मान लो एक रफ रोड है और एक स्मूथ रोड है, तो रफ रोड में बॉल जल्दी रुक जाएगी क्योंकि वहां ज्यादा फ्रिक्शन है, वो उसे रोक रहे हैं। और एक स्मूथ फ्लोर पे लंबे समय तक चलेगी क्योंकि वहां फ्रिक्शन कम है। तो फ्रिक्शन कम है तो कोई चीज ज्यादा मूव करेगी, उसको रोकने वाले कम है। लेकिन अगर फ्रिक्शन कहीं पर ज्यादा है तो वो जल्दी रुक जाएगी। तो ये एक कांटेक्ट फोर्स है, इस तरीके से चीजें चलती हैं। ज्यादा फ्रिक्शन जल्दी रुक जाना, कम फ्रिक्शन लेट रुकना। फिर बाकी एक एक्टिविटी आ जाती है आपकी, एक्टिविटी क्या कहते हैं, दैट इज 5.3, कहता है इन्वेस्टिगेट करो। आ जाओ कर लेते हैं थोड़ा सा। फ्रिक्शन को समझना है आपको, तो एक ऑब्जेक्ट जो है फ्लैट बेस पे रख दिया और एक एम्प्टी लंच बॉक्स रख दिया, स्मूथ फ्लोर और टेबल रख दिया। तो स्टेप 1, सबसे पहले आपने क्या करा, ऑब्जेक्ट को स्मूथ सरफेस पे रख दिया और दूसरा आपका टेबल होगा मान लो, और धीरे से हमने पुश करा उसको। तो जब हमने पुश करा तो एक टाइम पे वो धीरे धीरे चला, स्मूथ सरफेस है थोड़ी आगे तक जाता है। लेकिन अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल, वो ये सबसे बड़ी एग्जांपल, इस एक्टिविटी को इग्नोर करो, सबसे बेस्ट एग्जांपल है कैरम बोर्ड। खेला आपने कैरम बोर्ड, खेला आपने? तो कैरम बोर्ड जब आप खेलते हो, क्या कहते हैं, वहां पे आपने कभी वो डाला उसमें पिंक पिंक कलर की एक वो होती है जो उसकी फ्रिक्शंस को बहुत फास्ट कर देती है, नहीं तो नाइसिल डर्मिकूल का पाउडर डाल लो, जिससे फ्रिक्शन जो होती है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाती है ना। फ्रिक्शन तेज है नहीं, फ्रिक्शन स्लो करने के लिए, क्योंकि वो जनरली, अब जैसे ये मान लो फॉर एग्जांपल ये सरफेस ना बड़ा स्मूथ नहीं है, तो इसको स्मूथ करना है तो क्या करें, तो स्मूथ करना है डर्मिकोल का पाउडर लगा दो, ठीक है ना, जिससे इसका फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो हम सबसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं इस एक्टिविटी को। चलो आगे चलो, देखो जी, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स के ऊपर बात करनी है हमें। ठीक है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है, पिछले सेक्शन में हम पढ़े थे कांटेक्ट फोर्स के बारे में, ठीक है ना। जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टच करते हैं वो कांटेक्ट फोर्स होता है। तो कांटेक्ट फोर्स वो होते हैं भाई जब एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में आए, और नॉन कांटेक्ट फोर्स ऐसे होते हैं जो बिना फिजिकल कांटेक्ट के एक दूसरे के साथ हो, ठीक है ना। और इनको जो इस तरीके के फोर्स हैं जो बिना किसी को, जैसे मान लो दो वस्तु हैं, वो उनमें फोर्स लगा हुआ नजर आ रहा हो, है ना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये, अगर इसमें हवा, अभी मैं इसको पकड़ के बैठा हूं, इसमें हवा, मैं इसको हवा में छोड़ दूंगा तो ये जमीन की तरफ गिर जाएगी, जबकि एक्चुअल में मैंने इसे धक्का भी नहीं दिया, मैंने तो बस हाथ हटा लिया, तो ये फिर भी जमीन की तरफ खींच रही है, कि जमीन इसको अपने पास खींच रही है, बोली आ जा, है ना, इस तरीके से। तो ये एक ऐसा फोर्स है जहां पर फिजिकल कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये एक नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है, ठीक है, जहां पे एक वस्तु बिना किसी चीज को टच करे महसूस हो जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नॉन कांटेक्ट फोर्स में ऑब्जेक्ट को ना फिजिकली टच होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है नॉन कांटेक्ट फोर्स के, चुंबक वाला फोर्स। अगर इसके बगल में आप चुंबक रख दोगे तो उसको अपने पास बुलाने लगेगा बिना कोई टच हुए, दूर से ही अट्रैक्ट करने लग जाता है। ग्रेविटी, प्रकृति वाला फोर्स, या फिर आपने बचपन में जब सरसों का तेल लगाया होता है टाट पे, तो आप अपनी टाट को यूं 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 मलते हो स्केल से, और 4-5 कागज होते हैं, उससे आप अपने आप उनको कुछ कागज के चोरों को खींचने की कोशिश करते हो, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको कभी ऐसा भी ना लगे तो कभी आपको करंट लगा होगा दीवार पे या कुछ, वो चार्ज हो जाता है ज्यादा, है ना। हमारे पास एक है ना कंबल है ऐसा, तो मानोगे नहीं, वो उसका कलर थोड़े लाइट ग्रीन टाइप है इस तरीके का। तो क्या होता है, जैसे ही रात होती है ना, मैं उसको टच करता हूँ, उसमें से लाइट सी दिखती है मुझे, या उसमें जब चार्ज होता है तो लाइट सी प्रोड्यूस होते हुए दिखती है। सोचो वो इलेक्ट्रिक होता है ना,
वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जो आपको ना कट कट किसी भी आवाज आने, ये हल्का सा कट सा चुभता भी है वो, उस तरीके कुछ कुछ कपड़े होते हैं जिनमें ये फोर्स ज्यादा हो जाता है, वो भी नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स ही होता है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फोर्स वो ऐसा है जहां पर जैसे लोहा, आयरन, सॉरी लोहा या निकल या कोबाल्ट, ये अट्रैक्ट हो जाते हैं चुंबक से, ठीक है ना। और आपको पता है चुंबक में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या है, एक ऐसा फोर्स जो चुंबक से लगता है या मैग्नेटिक प्रभाव से लगता है बिना टच करे। क्योंकि मैग्नेट ज्यादा एक्स्ट्रा फोर्स एक्सर्ट करता है बिना कोई फिजिकल कांटेक्ट के, तो मैग्नेटिक फोर्स भी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स कहलाता है। बाकी प्रॉपर्टीज क्या है मैग्नेटिक फोर्स की, तो मैग्नेट जो होते हैं ना वो मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करते हैं, जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल उनको अट्रैक्ट नहीं करते। और मैग्नेटिक मटेरियल वो वस्तु होती है जो चुंबक से आकर्षित होती है, उन्हीं को मैग्नेटिक मटेरियल कहा जाता है। यही चीज तो हम पढ़ रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। मैग्नेट अट्रैक्ट करता है मटेरियल जैसे कि लोहा, निकल, ठीक है, कोबाल्ट या स्टील, इनको अपनी तरफ आकर्षित करता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल, एक चुंबक जो है ना वो आयरन की पिन को, जो छोटी छोटी आयरन की पिन होती है उनको अट्रैक्ट करता है बिना उन्हें टच करे। बाकी मैग्नेट अट्रैक्ट करता है या दूर भी भगा सकता है एक दूसरे को, जैसे कहा जाता है कि दो मेट्रो कभी भी नहीं टकरा सकते, वो लास्ट के कॉर्नर से उनके मैग्नेट लगे हुए अपोजिट, सॉरी सेम पोल के। सेम पोल होते हैं हमेशा रिपेल करते हैं, दूर भागते हैं, अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है ना। तो अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, देखो जैसे नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और सेम पोल रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ठीक है, ध्यान रखना ये बात भी। बाकी मैग्नेटिक फोर्स एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स क्यों है, क्योंकि भाई वो बिना कांटेक्ट में आए अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि चिपक रहे हो फिर फोर्स लग रहा है, वो एक दूसरे को दूर से ही, कांटेक्ट में नहीं है फिर भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैग्नेट एक दूसरे को टच नहीं करते लेकिन फिर भी अट्रैक्ट या रिपेल करने लग जाते हैं एक दूरी से, ठीक है। ये आपको एक टेस्ट दे रखा है, टेस्ट कुछ भी नहीं है, ये सिंपल सी चीज है। आपने चुंबक की बहुत सारी चीजें देख रखी हैं, इसको अपने घर पे पढ़ लेना कि क्या क्या कहते हैं इसका अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगर हम बात करें, कहता है आप लोग पढ़ चुके हो मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। मैग्नेटिक फोर्स एक ऐसा फोर्स था जो चुंबक से क्या कहते हैं प्रभावित होता था, और ये फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आते थे, फिर भी जो है फोर्स का प्रभाव लगता था, मतलब फोर्स लगता था। हमने तो ये पढ़ा ना कि क्या कहते हैं इलेक्ट्रो, मतलब हम पढ़ रहे थे फोर्स दो तरीके के होते हैं, एक कांटेक्ट, मतलब कोई चीज फोर्स जब ही महसूस होगा जब वो उसके साथ कांटेक्ट में आ रही है, और ये जैसे मैं इसको टच कर रहा हूँ फोर्स लग रहा है, कांटेक्ट फोर्स है। लेकिन अगर मैं इसको हवा में ऐसे जमीन पे छोड़ दूं तो वो किसी कांटेक्ट में फोर्स नहीं है, वो नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है, जिसका हमने एक एग्जांपल ग्रेविटेशनल पढ़ा था। नॉन कांटेक्ट फोर्स में हमने सबसे पहला एग्जांपल पढ़ा था चुंबक का फोर्स, दूसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये एक ऐसा फोर्स होता है जैसे मान लो हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो टाट होती है उसमें सरसों या कोई भी हमने तेल वेल लगाया होता है तो हम स्केल से उसको लगातार रब करते हैं इस तरीके से, है ना। आप लोग पढ़ चुके हो कि मैग्नेटिक फोर्स में फिजिकली कांटेक्ट नहीं होता था। सेम इसी तरीके से एक और फोर्स होता है जो बिना टच करे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है या फोर्स लगाते हुए दिखता है, और उस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और ये फोर्स होता क्या है समझना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब बनता है जब वस्तुएं इलेक्ट्रिकली चार्ज होती है बाय रबिंग। आप किसी चीज को रब करो और रब करने से वो चीज इलेक्ट्रिकली चार्ज होती है। जैसे ये बच्चा अपनी स्केल को मसले जा रहा था लगातार लगातार, तो उससे हो क्या रहा था, वो स्केल के अंदर चार्ज आ जाता, और जैसे ही वो चार्ज आता तो वही फिर प्रोड्यूस करता, वही चार्ज जो स्केल से बना था वही चार्ज आगे जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस करता। तो एक ऐसा फोर्स जिसमें या तो चीजें आकर्षित होंगी या दूर भागेंगी, और वो इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट से होंगे, मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो इलेक्ट्रिकली चार्ज होगा, अगर आप लगातार रब करोगे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हो जाएगी। और ये एक तरीके का नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है, कांटेक्ट में नहीं आता। ये एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है क्योंकि बाकी जो वस्तु है ना उन्हें एक दूसरे को टच नहीं करना पड़ता। जब हम कोशिश कर रहे थे तो यहाँ पे कागज होते और यहाँ स्केल रखते दूर से, तो वो कागज अपने आप ही अट्रैक्ट होने लग जाते स्केल से। तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ना वो दो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स के बीच में काम करता है, दो ऑब्जेक्ट्स तो चार्ज्ड हो इस तरीके से। जिसमें एक एक्टिविटी होगी तो इसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसको हम देखते हैं जैसे मान लो एक स्केल है, वो चार्ज्ड प्लास्टिक स्केल है, वो पेपर पीस को जो हम अभी करने की कोशिश कर रहे थे उसको ही अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। इसमें हम करेंगे क्या, एक प्लास्टिक का स्केल ले लेंगे साफ सा, ठीक है ना, और छोटे छोटे पेपर ले लेंगे और स्केल को रब करेंगे विग्रेसली
या तो किसी वूलन के कपड़े से 20-30 सेकंड तक, वूल का कोई कपड़ा उससे रब कर दो, ठीक है ना। और फिर आप क्या करते हो, जब रबिंग करोगे ना तो उसमें क्या होता है, रब करने से उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज आने लग जाते हैं एक वस्तु से दूसरी वस्तु, ठीक है ना, यानी कि स्केल के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज आने लग जाते हैं। तो प्लास्टिक जो होती है ना वो अब इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती है। और तीसरे में करते क्या हो, वो जो स्केल होती है उसको आप कागजों के पास ले जाते हो, तो आप ऑब्जर्व करते हो कि छोटे छोटे पेपर के जो पीसेस थे वो कैसे उस पर चिपकने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो पेपर के पीस मूव इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि जो प्लास्टिक थी वो इलेक्ट्रिकली चार्ज थी, और इलेक्ट्रिकली चार्ज थी तो एक फोर्स बना था पेपर पे, यानी कि पेपर को एक फोर्स महसूस हुआ कि हमें कोई खींच रहा है, और वो स्केल खींच रहा था बिकॉज स्केल जो था वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो चुका था, ठीक है। और इस फोर्स की वजह से जो पेपर के पीस है वो अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे के टुवर्ड्स बिना उनको छुए। और इसी को हम देखते हैं कि दूरी एक अच्छी खासी दूरी है, जैसे मान लो यहाँ कागज रखे, यहाँ थोड़ा स्केल रख दोगे, टच नहीं करा आपने लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये भी क्या है, बिना छुए अट्रैक्ट करना है, तो ये भी एक नॉन फिजिकल कॉन्टेक्ट है, ठीक है ना। और इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह सकते हैं। इसका आप चित्र देख सकते हो, जैसे मान लो इसको हम कंटिन्यूस रब करें, रब करने के बाद हमने देखा कि कुछ कागज चिपक गए इसके अंदर, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। कंक्लूजन क्या हुआ, एक चार्ज वस्तु ये इसने क्या करा, अट्रैक्ट करा अपनी तरफ, फोर्स से खींचा बिना फिजिकली टच हुए हुए। अब यहां से एक सवाल आता है कि आपने देखा कि स्केल को जब घिसा तो चार्ज हो गया था वो, तो वो चार्जेस थे क्या, वो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते क्या है। देखो जब भी दो वस्तुओं को आप रब करते हो तो इलेक्ट्रिक चार्ज बन जाता है उस इलाके में, और ये जो चार्ज है ना ये यूजुअली आप कभी देख नहीं सकते हो, लेकिन जैसे आप इसे अट्रैक्ट करोगे महसूस होता है। इसको आप पता कैसे भी महसूस कर सकते हो, मे भी आप पता नहीं कर पाओ, नहीं कर पाओ घिसने, मतलब इसके अंदर अगर चार्ज होगा ना तो कभी आपके हाथ के पास से इसको लेके जाना महसूस, तो आपके हाथ पे ना हल्का सा महसूस होगा कि कोई लेयर है, एक परत है, या आपके बाल भी होंगे ना अगर हाथों पे, तो वो भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। कभी आप महसूस करने की कोशिश करना, पॉइंट वो चार्ज ही नहीं हुए तो हम ये सब चीजें कर नहीं पाए, पर जस्ट एक एग्जांपल से जिससे आपको समझ में आए कि ऐसा भी होता है, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रिकली चार्ज इस तरीके से चलता है। बाकी जो चार्ज, जो वस्तु चार्ज हो जाती है जिसको हम रब करते हैं, वो जैसे मान लो एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे प्लास्टिक स्केल हो गया, या कोई स्ट्रॉ, प्लास्टिक की पाइप जिसे कहते हैं ना, और या फिर विद वूल के साथ आप रब कर सकते हो गुब्बारे को, गुब्बारे को भी करते हैं ना, टाट से घिसते हैं, है ना, और फिर उसको क्या करते हैं, दीवारों पे लगा देते हैं, है ना। तो जरूरी नहीं तेल में ही मलना हो इसको, कि इसको नॉर्मली भी कर सकते हैं, समझ रहे हो, तो उस तरीके से चीजें हो जाती है, कोई दिक्कत तो नहीं है। किस किस पे आप चाहते हो, तो हल्के ऑब्जेक्ट पे हम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, पेपर के पीसेस, हेयर, डस्ट, इन सब से बिना उनको छुए। ये एक और एक्सपेरिमेंट आ जाता है, ये एक्सपेरिमेंट आपको कहता है कि हम लोग दिखाना चाहते हैं कि जो वस्तु है वो एक दूसरे को रिपेल करती है, मतलब अगर हम दोनों को ही चार्ज कर दें, आप क्या करो, दो गुब्बारे उठाओ और दोनों को रब कर लो और दोनों को पास लेके जाओ, दोनों चार्ज है, तो पता है क्या होगा उन केस में, वो दोनों एक दूसरे के दूर भागेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, इन्फ्लेट करते हैं, गुब्बारे फुलाए, ठीक है, और उनको जो है हर बलून को धागे से बांध दिया और उनको एक दूसरे के क्लोज रखा, लेकिन टच नहीं हो रहे वो, और हमने क्या करा, दोनों बलून्स को तो लटका दिया इस तरीके से, तो उनको मूव नहीं कराया कहीं पे भी। इस स्टेज में बिजली न्यूट्रल है, ठीक है, उनमें कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज नहीं है तो कोई इनके बीच में फोर्स नहीं है, ऐसे ही रहेंगे बिल्कुल जैसे दिखाई दे रहे हैं ना, ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन अब दोनों गुब्बारों को रब कर दो, उन आपस में नहीं, किसी एक गुब्बारे को कहीं पे, किसी दूसरे को कहीं पे, क्या वो ये भी नहीं आ रहे हैं, अच्छा। दोनों गुब्बारे और सेम बलून के वही वुलन क्लोथ से दोनों तो रब कर दो, और फिर उसके बाद क्या करो, हमने रब क्यों करा, रब इसलिए करा ताकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाए। तो रबिंग के दौरान क्या हुआ था, उस गुब्बारे में इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाते हैं रबिंग के कारण, और रिजल्ट होता है क्या, दोनों इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, और अब दोनों को ना क्या करते हैं, इस केस में दोनों को रिलीज कर दो। तो जब दोनों को रिलीज करा ना, तो वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित है, दोनों दूर भाग रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं भी चार्ज हूं, तू भी चार्ज है, तो दोनों चार्ज दूर भागेंगे। तो अट्रैक्शन जब ही होती है जब कोई एक चार्ज और एक अनचार्ज अट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर दोनों ही चार्ज हुए वो दूर भागेंगे, तो इस केस में दूर भागने लग जाते हैं, ठीक है, टच नहीं करते एक दूसरे को। ये मूव इसलिए करे क्योंकि सेम तरीके की इलेक्ट्रिक चार्ज थी दोनों में, और वो दोनों सेम तरीके की इलेक्ट्रिक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करती है। तो लाइक चार्जेस मतलब सेम होंगे तो रिपेल करेंगे, सेम तरीके का इलेक्ट्रिक चार्ज होगा तो उसको रिपल्जन कहेंगे। दोनों में सेम चार्ज था ना, तो सेम चार्ज कैसे दूर भाग गए। तो अब मान लो फॉर एग्जांपल किसी कहता है कि वुलन को ले आओ,
किसी एक के पास, ठीक है ना, एक बलून के पास, तो उसमें होता क्या, जब वुलन के कपड़े भी पहनते हो ना और गुब्बारे को घिस लो तो आपके शरीर पे भी वो चिपक जाएंगे इस तरीके से। तो कहता है कि आप उसको क्लोज ले आओ और टच मत करो। तो बलून जो होते हैं ना वो वुलन क्लोथ्स के पास आने चिपकने शुरू हो जाते हैं। देखो जैसे यहाँ पे आपको एक्टिविटी में दिख रहा होगा। अब सवाल आता है कि भैया ये जो गुब्बारा है ये कपड़े की तरफ क्यों गया? तो सिंपल सी बात है कि जो गुब्बारा है वो तो चार्ज्ड था, वुलन में थोड़ा अलग चार्ज होगा, ठीक है ना। तो दोनों का अलग अलग तरीके का इलेक्ट्रिक चार्ज था तो दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो दोनों का अगर सेम इलेक्ट्रिक चार्ज हुआ तो वो रिपेल करेंगे, दूर भागेंगे, लेकिन दोनों का अगर इलेक्ट्रिक चार्ज अलग हुआ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है, अलग अलग इलेक्ट्रिक चार्ज होगा तो अट्रैक्शन होगा। जैसे बलून दोनों थे तो एक बलून हो गया और एक वुलन का क्लोथ हो गया, अट्रैक्ट करेंगे। तो इस एक्टिविटी से हम ये समझे कि एक रिपल्शन होता है जिसमें दूर भागते हैं और एक में अट्रैक्शन होता है जिसमें एक दूसरे के पास आते हैं। क्या बलून जो था वो कपड़े को पहले टच करता है? बलून कपड़े को पहले टच करता है? नहीं। जब बलून उसकी तरफ घूमना शुरू करता है तो कपड़े टच करने से पहले बलून स्टार्ट करता है मूव, मतलब वो उसकी तरफ मूव करना स्टार्ट होता है, पहले चिपक नहीं जाता। और ये दिखाता है कि देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है बिना कांटेक्ट के, आप कांटेक्ट में नहीं ला रहे, मतलब हो क्या रहा है कि वो उसके पास मूव करने लग जाता है पहले। तो ये क्या हो रहा है, एक फोर्स लग रहा है, हाँ खींच रहा है वो, लेकिन विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, फिजिकली आप उसको टच एक दूसरे के पास नहीं लेके जा रहे हो। और ये प्रूव क्या करता है? ये प्रूव ये करता है कि चार्ज, अगर आप ऑब्जेक्ट को चार्ज करोगे तो वो अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, वो रिपेल भी कर सकते हैं, और ये सब चीजें बिना छुए होगी। तो बिना टच के हो रही है तो ये नॉन फिजिकल कांटेक्ट है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। और यहीं पे हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स खत्म हो जाता है। द नेक्स्ट क्या कहते हैं फोर्स इज नॉन कांटेक्ट फोर्स इज ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण का बल, ग्रेविटी का बल। ये जो मैंने आपको भी जस्ट दिखाया ये करके, ये गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी की वजह से होता है, ठीक है। हम लोग ऑलरेडी दो नॉन कांटेक्ट फोर्स, चुंबक वाला और बिजली चार्ज वाला फोर्स पढ़ चुके हैं। अब एक और होता है गुरुत्वाकर्षण, जो क्या कहते हैं गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी की वजह से अट्रैक्ट करता है, ठीक है। ये फोर्स हमेशा रिस्पॉन्सिबल है पृथ्वी के पास जो वो वस्तुओं को खींच रही है, वो वाले फोर्स की बात हो रही है। एक एक्टिविटी होगी, जैसे यहाँ पे करा क्या, एक बॉल को वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका, तो एक पर्टिकुलर टाइम तक जितनी जान लगाई होगी ऊपर जाएगा और फिर नीचे जमीन पे गिर जाएगा, आपकी वापस से गोदी या हाथ में तो आएगा नहीं। तो बॉल को दोबारा थ्रो करो और थोड़ा दूर फेंको, तो ऑब्जर्व करो कि क्या हो रहा है। तो जाहिर बात है जितना भी ऊपर फेंको, जितनी जान लगाओगे उतना ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। स्टेप 3, अलग अलग सिचुएशंस दे दी आपके आसपास, ठीक है ना, अपवर्ड या ड्रॉप वाली है। जैसे ये वाला फ्रूट्स फॉलिंग फ्रॉम ट्री, एक बास्केटबॉल है, जैसे उसमें डलती नीचे गिरती है। आप लोग जंप कर रहे हाइट से तो कहाँ हवा में उड़ते हो? नहीं, नीचे आ जाते हो, ठीक है ना। एक फिशिंग का हुक जो है ना, जो उसको आप ऐसे हवा में करके फेंकते हुए तो वो वापस नीचे ही जाता है। या यहाँ पर आप देख रहे हो स्टोन को एक बिल्डिंग से ड्रॉप कर रहे हैं तो नीचे ही गिरता है इन सब चीजों में। तो यहाँ हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, ये बड़ा ही सिंपल सा है कि हर चीज पृथ्वी की तरफ नीचे गिर रही है। कंक्लूजन क्या है कि पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, आजा आजा इस तरीके से, और इसी खींचने वाले प्रोसेस को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। बाकी सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है, पृथ्वी क्यों खींच रही है? बोलता है लगातार पृथ्वी जो है ना वो लगातार जो है ना वो हर वस्तु को अट्रैक्ट करती है, और यही अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है ना, भले ही वो रेस्ट पे हो, अभी आप लोग बैठे हो तो क्या आप लोगों का बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है? बिल्कुल। ये तो एक सरफेस पे हम बैठे हैं तो ठीक है, अभी इस सरफेस को हटा दो, छोड़ते नीचे गिर जाएंगे। तो ये क्या है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो हम रेस्ट पे हैं। क्या ग्रेविटी लग रही होती है? लग रही होती है। और यही इसी वजह से तो हमारा बॉडी का वजन निकल के आता है शरीर का। बाकी अगर आप देखो तो क्या कहते हैं वेदर दे आर अप मूविंग अपवर्ड, आप किसी चीज को ऊपर खींच रहे हो लेकिन तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है। अगर मैं किसी भारी चीज को उठा के ऊपर की तरफ खींचू तो मुझे ज्यादा वजन लगता है। क्यों लगता है भाई? सिंपल सी बात है, मैं ग्रेविटी के अपोजिट जा रहा हूँ और वो मुझे उतना ही फोर्स माइनस में मेहनत करनी पड़ रही है। और दूसरा नीचे ले जाऊं तो आसान पड़ता है क्योंकि मैं ऑलरेडी ग्रेविटी की तरफ जा रहा हूँ, ग्रेविटी बोल रही है आ जा, कोई बात नहीं, सपोर्ट कर रही है। इन सभी फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट जो है ना वो अर्थ पे रिटर्न करते हैं। तो व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स है जहां पर अर्थ जो है ना वो अपने टुवर्ड्स वस्तुओं को खींचती है, और इस कॉमनली इसको ग्रेविटी कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है और ये हमेशा एक ऑब्जेक्ट पे काम करता है। ध्यान रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव, हमेशा दूर नहीं भगाता, खींचता है हमेशा, और ये हमेशा किसी भी वस्तु पे लग सकता है, और ये हमेशा अर्थ के टुवर्ड्स, सेंटर के टुवर्ड्स, अर्थ का सेंटर के टुवर्ड्स खींचता है, ठीक है ना। और ये एक तरीके से एक्ट करता है जब कोई फिजिकल कांटेक्ट भी ना हो, मतलब हवा में कोई
कोई चीज छोड़ दो फिर भी खींचेगा उसको। बाकी ग्रेविटेशन एक नॉन कांटेक्ट फोर्स के तो सिंपल सी बात है, अर्थ जो है वो टच थोड़ी ना कर रही वस्तु को, लेकिन फिर भी वो उसको अर्थ की तरफ गिर रहा है। तो इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स बिना कोई फिजिकल कांटेक्ट के भी लगना हो जाता है। बाकी कंपेयर करता है नॉन कांटेक्ट फोर्स को बाकी इसके साथ। तो देखो मैग्नेटिक फोर्स है, चुंबक वाला फोर्स, क्या वो अट्रैक्ट करता है? हाँ। क्या वो रिपेल कर सकता है? हाँ। चुंबक का फोर्स है, खींच भी सकता है, एक दूसरे से दूर भी भाग सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या अट्रैक्ट करता है? कब करता है अट्रैक्ट, बताओ? अगर उनका क्या अलग अलग? हाँ, दो वस्तुओं में डिफरेंट इलेक्ट्रिक चार्ज, बस इलेक्ट्रिक चार्ज बोलना था, बाकी सब सही था। तो जब दो वस्तुओं के बीच में डिफरेंट इलेक्ट्रिक चार्ज है तो वो क्या कहते हैं? अट्रैक्ट करेगी। लेकिन अगर सेम इलेक्ट्रिक चार्ज है तो रिपेल करेगी। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा सिर्फ अट्रैक्ट करता है और रिपेल नहीं करता। तो एक डिफरेंस आप बता सकते हो क्या? बाकी सारे नॉन कांटेक्ट फोर्स में और ग्रेविटेशनल जो उसी का एक पार्ट है उसमें एक फर्क है कि वो कभी दूर नहीं भगाता, वो हमेशा अट्रैक्ट ही करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स कभी रिपेल नहीं करता, ठीक है ना? और ये एक इमेज से समझ सकते हो आप। यहाँ देखो ये बच्चा नीचे छोड़ रहा है इसको, ये बच्चा यहाँ से, तो हमेशा नीचे ही जाता है, कुछ नहीं होता, दूर कभी नहीं भागती कोई भी चीज, चाहे चार्ज हो नहीं हो, इट डज नॉट मैटर, हमेशा नीचे गिरेगी। ठीक है, तो और ये एग्जांपल था यहाँ पे। ठीक है, एक बॉल को ऊपर से नीचे फेंक रहे थे और ये सारी चीजें, एक एक्टिविटी में कोई बड़ी चीज नहीं है, पढ़ लेना आप लोग। व्हाट हैपेंस द बॉल फॉल्स डाउनवर्ड, क्या होगा अगर बॉल नीचे गिरेगी? तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे अपने बॉल ऊपर फेंकी एक टाइम तक जा रही है फिर नीचे आ रही है, तो सिंपल सी चीज है, एक और ध्यान रखना, बोथ फोर्स और मोशन दोनों सेम डायरेक्शन में। एक समझो, जैसे मान लो, अच्छा ओके ये बढ़िया चीज है, कुछ कुछ चीजें इसने समझाई गई हैं इस एक्टिविटी में। एक तो व्हाई डज द बॉल कम बैक, तो कम बैक इसीलिए हुआ क्योंकि ग्रेविटी उसे खींच रही है। एक टाइम तक मैं इसमें जान लगाऊं ऊपर, तो जितनी मैंने फोर्स लगाई है दूर भगाने की वो लग जाएगी, लेकिन एक टाइम बाद पृथ्वी का फोर्स ज्यादा होगा तो उसे बोलेगी जितना जाना था ऊपर चले जा, अब तुझे नीचे ही आना है। वो उसे नीचे खींचने लग जाएगी, और जब वो उसे नीचे खींचने लग जाएगी तो और ज्यादा तेजी से खींचेगी, तो ध्यान रखना ग्रेविटेशनल फोर्स मल्टीप्लाई भी होके गिरता है, समझ रहे, बहुत तेजी तेजी से। दूसरी चीज, व्हाट हैपेंस व्हेन द बॉल मूव अपवर्ड, तो अपवर्ड इसलिए जाती है, तो उस केस में ग्रेविटी डाउनवर्ड काम कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो जो फोर्स है वो हमेशा आप अपोजिट में लगा रहे हो, तो बॉल की स्पीड धीरे धीरे ऊपर जा जाके क्या हो जाती है, जैसे मान लो मैं ऊपर भेज रहा हूँ, लेकिन ग्रेविटी उसे क्या बोल रही है, कहाँ जा रहा है, इधर आ, ग्रेविटी से खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है। उस केस में मैंने जितनी भी जान लगाई है वो धीरे धीरे ऊपर जा जाके धीमी हो रही है, बिकॉज ग्रेविटी उसे ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट कर रही है, तो वो बॉल स्पीड धीरे हो रही है। हाईएस्ट पॉइंट पे एक चीज ये हो जाती है कि स्पीड उसकी क्या हो जाती है, जीरो। ध्यान रखना, क्यों? बॉल यूं गई, यहाँ रुकी, यहाँ रुकने के बाद क्या हो रहा है, ऊपर जा रही है? नहीं, तो ऊपर की तो स्पीड खत्म, नीचे ही आ रही है, तो नीचे की स्पीड बढ़नी अब शुरू होगी, लेकिन यहाँ जब वो पीक पॉइंट पे पहुंची होती है तो हमेशा ध्यान रखना उसकी स्पीड क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, उसकी स्पीड जीरो हो जाती है। अब मैं किसी चीज को ऊपर तक भेजूं तो आपने देखा यहाँ पे क्या हुआ, एक पर्टिकुलर दूरी तक गई, फिर क्या हुआ, नीचे आई। जो पर्टिकुलर इसकी हाइट थी वहां तक जब ये गई, वो उस केस में, जैसे मान लो मैंने जब इसको यूं फेंका जान लगा के ऐसे बहुत तेज यूं, तो मान लो ये इतनी ऊपर तक गई फिर नीचे गिरी, तो यहाँ फेंका, यहाँ फेंका, यहाँ स्पीड ज्यादा थी और ऊपर गई, स्पीड धीमे हुई, और ऊपर गई धीमे हुई, और ऊपर गई धीमे हुई, यहाँ जीरो हो गई। और ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है, देखो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है, लेकिन अब यहां से गिरने के बाद धीरे 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 नीचे और तेज हो के स्पीड पे नीचे गिरेगी। तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हुआ था, हाईएस्ट पॉइंट पे सिंपल सी बात है, स्पीड जीरो हो गई थी, क्योंकि एक पॉइंट पे बॉल रेस्ट पे आ चुकी थी इमीडिएटली आफ्टर द ग्रेविटी स्टार्ट पुलिंग इट्स डाउनवर्ड। फिर उसके बाद तो ग्रेविटी उसे बोलती है चलो नीचे आओ, इस तरीके से। बाकी बॉल नीचे जब आ रही होती है तो ध्यान रखना उसकी स्पीड बढ़ती रहती है, जितनी ज्यादा तेजी से नीचे आएगी, है ना। अब मान लो आप 1 मंजिल से गिरोगे या 5 मंजिल से गिरोगे तो चोट आप समझ ही पा रहे हो कब ज्यादा लगेगी, बिकॉज आपको समय ज्यादा लग रहा है नीचे आने में, तो स्पीड बढ़ रही है, दूरी ज्यादा तय कर रहे हो ना, तो ग्रेविटी को ज्यादा टाइम मिल पाता है स्पीड बढ़ा के खींचने में, ठीक है ना। चलो, व्हाट हैपेंस व्हाइल द बॉल फॉल्स डाउनवर्ड, तो ये हो रहा है, मतलब बॉल जो डाउनवर्ड आ रही है, ग्रेविटी भी नीचे काम कर रही है, और बस कुछ नहीं है। बाकी ये चीज उसके मास के ऊपर भी डिपेंड करती है, जितना ज्यादा बड़ा मास होता है फोर्स जब ग्राउंड पे लगता है ना वो उतना ही ज्यादा होता है। एक
कागज है, कागज को यहां से छोड़ दो और एक मोटी बोल 5 किलो की इसको छोड़ दो, ये तो बिल्कुल आराम से यूं 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 आराम से गिर जाएगा। ये बॉल नीचे जाएगी, ज्यादा नुकसान होगा, मास ज्यादा था, है ना। वर्टिकल मोशन, एक मोशन होता है जिसे वर्टिकल मोशन कहा जाता है, मतलब मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, सॉरी स्ट्रेट अपवर्ड और डाउनवर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड वर्टिकल मोशन। जो भी आपने ग्रेविटेशनल मोशन देखा इसी को वर्टिकल मोशन कहा जाता है। एक होता है ऐसे, मैंने चीज फेंकी सीधी जाएगी इधर आएगी, हॉरिजॉन्टल मोशन, ऊपर नीचे वर्टिकल मोशन। तो जब भी आप ऊपर नीचे का मोशन पढ़ो आप छोड़ते कह दोगे कि इट इज ग्रेविटेशनल बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। बोल रहे हैं ना कि इसी ग्रेविटी की वजह से जो मोशन ऊपर नीचे होता है उसी को हम वर्टिकल मोशन कहते हैं। एक बॉल को ऊपर भेज दो या पत्थर को, स्टोन को ऊपर से ड्रॉप कर दो नीचे, या बारिश जो गिर रही है वो भी ग्रेविटी की वजह से हो रही है, या कोकोनट जो है वो एक ट्री से गिर रहा है, ये सब बिकॉज ऑफ ग्रेविटी या वर्टिकल मोशन। नेक्स्ट हमारा यहाँ से टॉपिक खत्म हो जाता है मोशंस के सारे टाइप्स, फोर्स के सारे टाइप्स का। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज वेट एंड इट्स मेजरमेंट, वजन और उसको नापने की बात हो रही है यहाँ पे। वेट क्या होता है बेटा, एक और चीज समझना, थोड़ा सा समझा देता हूँ। आपका जो वेट होता है ना वो एक्चुअल में ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। आपका जो भी वेट है उसको मून पे जाके कैलकुलेट करोगे तो उसका 1/4 या 1/5 के आसपास हो जाएगा, कम हो जाता है, सोचो, क्योंकि वहां ग्रेविटी कम है। लेकिन मास एक ऐसी चीज होती है आपके शरीर में जो हमेशा सेम रहता है, ना कभी वो अर्थ पे भी सेम रहेगा और मून पे भी सेम रहेगा। खैर, वेट एक ऐसा फोर्स होता है जिसमें जो अर्थ है ना वो उसको अपनी तरफ क्या कहते हैं, खींचती है। तो आपसे कल को कोई पूछे वजन, वजन क्या, वजन जो मेरा दिख रहा है, मैं मोटा हूं तो मोटा दिख रहा है, पतला है तो पतला दिख रहा है, नहीं, दिस इज नॉट वेट। वेट इज ए डिफरेंट थिंग, ध्यान रखना। वेट एक ऐसा फोर्स होता है, देखो ये डेफिनेशन देखो बिल्कुल ही अलग है। वेट आप क्या पढ़ते आ रहे हो अब तक और यहाँ साइंस में देखो क्या पढ़ रहे हो। कह रहा है भाई वेट एक फोर्स है जो पृथ्वी खींच रही है अपने टूवर्ड्स, यानी कि तुम्हारा जो वजन है, वेट है, वो पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है, वो है, उसको वो वैल्यू कहते हैं। या फिर वेट एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो एक ऑब्जेक्ट का खींचते हैं। जैसे मान लो एक स्कूल का बैग है, उसका वेट आप देखते हो होता है, हाँ होता है स्कूल के बैग का वेट, क्योंकि पृथ्वी उसे खींच रही है। उसका वेट होगा ही नहीं अगर पृथ्वी उसे ना खींचे। एक बुक है उसका वेट होता है बिकॉज ग्रेविटी उस पर काम करती है। एक स्टोन, उसका वेट होता है बिकॉज अर्थ उस पर काम कर रहा होता है। अगर यहाँ ग्रेविटी ही ना हो तो सब हवा में उड़ेंगे, सब हवा में, ये लैपटॉप वैपटॉप आपके चश्मा वश्मा सब सब हवा में उड़ रहा हुआ ऐसे, इस तरीके से। तो अब ये पत्थर है, इसमें वेट है। अब एक पत्थर आप उठाते हो, कह रहे भारी पत्थर है या हल्का पत्थर है, तो पत्थर एक्चुअल में उसका वजन जो है ना वो किस पे मैटर कर रहा है, कितना पृथ्वी उसे खींच रही है। ये वेट उसकी देन है बस, समझ रहे हो। और वेट की इसीलिए ऐसा यूनिट फोर्स यानी कि न्यूटन में निकलती है। तो वेट को इसीलिए मेजर किया जाता है न्यूटन में, ना कि किलोग्राम में, ध्यान रखना ये बात भी। जो ऐसा यूनिट होती है वेट की वो न्यूटन होती है। बाकी वेट की अगर हम नेचर की वेट होता है क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वेट एक तरीके का क्या है, फोर्स है। आज के बाद ध्यान रखना, वेट एक फोर्स है। और वेट हमेशा किस वजह से बनता है या दिखता है, किसी चीज का वजन है तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण की वजह से। और हर ऑब्जेक्ट का मास होता है, जिसका भी मास होगा ना उसका वेट जरूर निकलेगा, जिसका मास नहीं होगा उसका वेट नहीं निकलेगा। लेकिन अब आपको ये समझना चाहिए कि मास क्या होता है, समझ रहे हो, मास समझना जरूरी है। बाकी वेट हमेशा ऊपर नीचे इस वजह से लगता है, समझ रहे, वर्टिकली ऊपर और वर्टिकल डाउनवर्ड, इन चीजों पे लगता है, ठीक है। बाकी ऐसा यूनिट वेट की हमेशा न्यूटन होती है, ध्यान रखना। और वजन को अगर आप नापोगे तो एक स्प्रिंग बैलेंस से नापा जा रहा है। ये स्प्रिंग बैलेंस क्या है, एक सिंपल सा तरीका है वजन को नापने का। आपने ज्यादातर कबाड़ी वालों के पास देखा होगा, ठीक है ना, उनके पास होता है, या कबाड़ी वाले नहीं तो कबाड़ी वाले के अलावा भी और होते हैं। देखो कि मैं बोल रहा हूँ इसका डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा मैं, हर काम काम होता है।
या तो आप किसी कबाड़ी वाले के पास देखोगे, या फिर आप कहीं बाहर सोना चांदी का लोहा हुआ कोई नापते हैं ना, वो उन लोग के पास होता है जो वेट को मेजर करके चीजों को उस बेस पे देते हैं आपको। तो एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है। कंस्ट्रक्शन क्या है, इसको कैसे बनता है, इसमें एक मेटल की स्प्रिंग होती है, ये मेटल की स्प्रिंग देख रहे हो, ये होती है, और एक हुक होता है इसके एंड में, ये दिख रहा है, और एक स्केल होता है इसमें जो न्यूटन से मार्क किया जाता है, 0 1 2 3 4। ठीक है। अब हम लोग क्या है, हम लोग का कि कभी कबाड़ी वाला आ जाए आपके घर पे, बोले कि लाओ किताब विताब बेच रहे, रद्दी कुछ बेच रहे हो, है ना, या फिर किसी के पौए बेच रहे हो, तो मान लो फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं, अब वो वजन नाप रहा है, जब पौए में तो नहीं नापता, मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसमें नहीं नापता होगा ना, वो तो 2 3 रुपए के बिकते हैं मेरे ख्याल से, कितने के बिकते हैं मेरे भाई, पता नहीं चलो कोई नहीं। तो चलो मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बंदा नाप रहा है, रद्दी रद्दी या प्लास्टिक ये सभी नापता है, तो उसमें क्या होता है कि अब आप कभी उसका बोले अंकल दिखाना जरा, यूं नहीं बोले, आप घर वाले आपको ताना मारते बोले यही करेगा तू बड़ा होके, इसीलिए तो चेक कर रहा है, तो इसलिए क्या हम लोग देख नहीं पाते, लेकिन कभी देखो उसमें लिखा है, इस तरीके से चीजें होती है, देखो स्केल होता है, न्यूटन उसमें लग रहा है ना, मतलब वेट को मेजर करने के लिए। बाकी इसके अंदर स्प्रिंग लगी होती है और हुक होता है लोअर एंड में, और एक स्केल होता है जिसे न्यूटन कहा जाता है, ये हमने पढ़ लिया। बाकी स्प्रिंग बैलेंस काम कैसे करती है, एक स्प्रिंग बैलेंस में एक मेटल की स्प्रिंग लगी हुई है, ठीक है, और जब भी एक ऑब्जेक्ट को आप इस पे लटकाते हो तो वेट जो होता है ना वो स्प्रिंग को नीचे की तरफ खींचता है, ये जो वेट है ना, ये अब जायज बात है कोई चीज भारी होगी तो ये स्प्रिंग खुलेगी कि नहीं खुलेगी, तो स्प्रिंग खुल रही है, इस केस में ये स्प्रिंग है ना, एक खुल रही है, तो जब स्प्रिंग खुलती है तो उस केस में जो अमाउंट है वो वेट के ऊपर डिपेंड करता है वो कितनी खुल रही है, और फिर ज्यादा वेट होगा ज्यादा खुलेगी, कम वेट होगा कम खुलेगी, और यहीं पे एक प्रिंसिपल आता है कि जो स्प्रिंग है वो डायरेक्टली वजन से रिलेट करती है, क्योंकि वो जितना ज्यादा खुलेगी यानी कि नीचे उसे कोई चीज उतनी ज्यादा खींच रही है, यानी कि उसका वजन उतना ज्यादा है, और फिर वहीं से आप लोग क्या करते हो, उससे वजन नाप लेते हो, ठीक है ना। तो स्केल को मार्क करा जाता है न्यूटन में इसलिए क्योंकि वेट फोर्स होता है एक तरीके का, इसीलिए, और फोर्स ऐसा यूनिट न्यूटन की होती है, तो इसीलिए आप देखते हो स्केल पे न्यूटन मार्क लगा है, क्यों, क्योंकि आप वजन नाप रहे हो, वजन क्या है, एक फोर्स है, क्योंकि आपसे पूछे वजन क्या है तो बोलना फोर्स है, कौन सा फोर्स, जो कौन खींच रहा है, जो ग्रेविटी खींच रही है वो है, यानी कि आपका 80 किलो वजन है तो कुछ नहीं है, ये 80 एक तरीके से 80 वजन जो है आपका पृथ्वी खींच रही है, ग्रेविटेशनल। इसीलिए जो स्केल होता है स्प्रिंग बैलेंस का वो न्यूटन में ही मार्क होता है, क्योंकि वजन है, वजन फोर्स है, तो फोर्स का यूनिट ऐसा यूनिट न्यूटन है, तो इसलिए इस तरीके से चीजें चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं। हमारा टॉपिक है लेटेस्ट एक्सप्लोर, एक्टिविटी थी यहाँ पे, हम लोग ऑलरेडी थोड़ा वेट के ऊपर बात कर रहे थे, तो एक एक्टिविटी दे रखी है हमें, कहता है मकसद ये है कि हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना अलग अलग वेट के, उनमें कैसे स्प्रिंग बैलेंस चल पाता है। तो स्टेप 1 क्या है, एक स्प्रिंग बैलेंस लिया, मतलब वो जो लटकाने वाला था ये, इसको लिया, और हमने क्या करा, फॉर एग्जाम्पल अच्छा मतलब अच्छा एक और हैंग करा उस पे एक वस्तु, जैसे एक पेंसिल बॉक्स लटका दी, ठीक है ना, ऑन द हुक, उसके हुक पे, और हमने ऑब्जर्व करा कि स्प्रिंग क्या है ना कैसे उसको खींच रहा है, मतलब स्प्रिंग लगा होता है ना, आप वेट ये वाले बॉक्स में देखते हो, इस वाले में, तो आप देखते हो जब कोई चीज लटकाओगे उसका जितना वजन है ये उतना स्ट्रेच करेगा, तो आपका जितना वजन था आपने देखा उसको ये उतना स्ट्रेच कर रहा है, ठीक है ना। तो कहता है सवाल है कि व्हाई डज द स्प्रिंग स्ट्रेच, स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच क्यों है, कहता है ऑब्जेक्ट का कुछ वेट था भाई, उसका वेट उसे खींच रहा था उसके हुक को नीचे की तरफ, और नीचे क्यों कुछ खींच पा रहा था, ये हमने पढ़ा था कि वेट की वजह से, और वेट एक तरीके से क्या होता है, वेट एक ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है, जमीन नीचे खींच रही है, ठीक है ना। तो अब क्या कहता है, अब पहली चीज को हटा दो, टिफिन बॉक्स रख दो, तो जायज बात है आपको थोड़ा अगर भारी होगा तो चीजों को ज्यादा खींचेगा। अब यहाँ पे इंसान ने तो एक पेंसिल बॉक्स रखा, एक टिफिन बॉक्स रखा, एक छोटा सा पत्थर रखा, तो ये तीनों चीजें हुई। कंक्लूजन क्या है, अलग अलग तरीके की स्ट्रेचिंग हुई, मतलब ये जो स्प्रिंग खींची है ना यहाँ पे जो स्प्रिंग खींची है ये अलग अलग की खींची, आप देखो पत्थर में कितनी ज्यादा खींच गई है ना, और इसमें देखो इसमें थोड़ी कम खींची और इसमें थोड़ी हल्की सी ज्यादा खींच गई, इस तरीके से चीजें हम देख पा रहे हैं एक्टिविटी में, ठीक है। तो रेंज क्या रही स्प्रिंग बैलेंस की, हाईएस्ट मार्किंग इसके अंदर 10 न्यूटन गई। कंक्लूजन क्या था कि मैक्सिमम वेट स्प्रिंग बैलेंस का 10 न्यूटन तक हो सकता है, ये देखो यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस है, न्यूटन धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है। तो रेंज एक इंस्ट्रूमेंट की मतलब मिनिमम और मैक्सिमम कितना, मतलब ध्यान से समझना, रेंज का मतलब भी बताया गया, रेंज मतलब कहां से कहां तक होता है, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, कोई आपसे पूछे मैं आपको बोलूं मैक्सिमम वैल्यू 10 है या 0 है, और सॉरी मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम 70 है, तो 70 में से
सबसे छोटी वैल्यू घटा दो और जो डिफरेंस आता है वही रेंज कहलाता है। 70 - 0 आपने सीखा होगा 7th क्लास की मैथ्स में, रेंज निकालना सीखते थे, तो वही है वो रेंज, ठीक है ना। तो जो स्प्रिंग बैलेंस है वो 0 से 10 न्यूटन तक है, तो उसकी रेंज भी 0 से 10 न्यूटन तक के बीच में ही चलेंगी। एक और एक्टिविटी दे रखी है, और स्टेप 1 यहाँ पे करा क्या, कहते हैं ऑब्जर्व करो द मार्किंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस पे जो भी मार्किंग है उसको ऑब्जर्व करो और नोटिस करो दो बड़ी मार्किंग को, ठीक है ना। तो मार्किंग है उसमें से दो बड़ी मार्किंग को नोटिस कर रखा है, जैसे 0 से 1 न्यूटन इस तरीके से, और उनके बीच में एक डिफरेंस निकालोगे तो वो 1 ही न्यूटन होगा। मतलब कुछ नहीं है, दो मार्किंग है, जैसे मान लो इस तरफ ये मार्किंग है, इस तरफ ये, तो इनके बीच का डिफरेंस ही 1 न्यूटन होगा। इसी बात समझाई गई है यहाँ पे। स्टेप 3, काउंट द स्मॉलेस्ट डिवीजन बिटवीन 0 न्यूटन एंड 1 न्यूटन, और उसके बीच में अगर 5 डिवीजन आ रहे हैं तो इसका मतलब, अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 0 से 1 इसके बीच में अगर मान लो 5 डिवीजन आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से समझना। इसका मतलब है कि दोनों के बीच में, उन दोनों के बीच में एक का पूरे 1 न्यूटन का फर्क है, और 1 न्यूटन में आप देखोगे टोटल 5 बार बटा हुआ है, ठीक है ना। इसको कैलकुलेशन से समझो। जैसे मान लो स्केल है, इस स्केल में ये एक बड़ी मार्किंग हो रखी है, ये एक दूसरी बड़ी मार्किंग हो रखी है, यानी कि इन दोनों के बीच में 1 न्यूटन का फर्क है, क्योंकि दोनों मार्किंग है, 1 1 न्यूटन का फर्क है। और इसके अंदर डिवीजन कितने हो रखे थे, तो इसके अंदर ऐसे कुछ 5 बंटवारे हो रखे थे, जिसका मतलब ये था कि 1 न्यूटन को आप 5 हिस्सों में बांटोगे, तो ये एक हिस्सा जो है ना वो 0 पॉइंट, क्योंकि आप जब डिवाइड करोगे 1 को 5 से जब आप डिवाइड करोगे, 5 के पाड़े में 1 नहीं आता, 0 लगा के 2, तो एक डिवीजन जो है ना वो 0.2 न्यूटन का बनेगा। ये बस एक बात आपको समझाई गई है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक्टिविटीज चल रही है इस तरीके से। लीस्ट काउंट क्या है, लीस्ट काउंट मतलब सबसे छोटी वैल्यू क्या निकल के आ रही है बिल्कुल एक्यूरेटली, वो इसमें समझाया गया है, ठीक है ना। और कुछ नहीं है, बस खत्म। ये एक बात है, स्केल को मेजर करने की कुछ जानकारियां हैं, एक्टिविटी से समझ में आ गई तो ठीक है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। मास एंड वेट की हम बात करते हैं बेटा। देखो आप लोग जो है ना सोचते हो कि जो मास होता है वही वेट होता है, पर ऐसा नहीं है। मैंने आपको समझाया था, मास अर्थ पे और मून पे सेम रहता है, लेकिन वेट एक ऐसी चीज है जो किस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटेशन के ऊपर। जहां ज्यादा ग्रेविटी वहां आपका वजन ज्यादा हो सकता है। आप किसी और ग्रह पे जाओ तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका वजन वहां से ज्यादा निकल कर आ रहा हो, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ज्यादा हो सकती है। मास क्या है, मास मतलब एक ऐसा मैटर जो आप क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट, मतलब एक वस्तु है और उसमें कितना मैटर प्रेजेंट है। मैटर पार्टिकल्स, जो छोटे सॉलिड लिक्विड गैस और पार्टिकल्स होते हैं ना, वो कितने प्रेजेंट है। हर चीज आपको पता है मैटर की बनी होती है, इसलिए कोई भी चीज का मास होगा। तो कोई आपसे पूछे मास क्या है, तो आप बोलना मास मतलब एक वस्तु है उसमें कितना मैटर है। मैटर मतलब सीन नहीं, या मैटर मतलब कोई चीज नहीं, मतलब बहुत से लोग गलत तरीके से वैसे नहीं बोल रहे हम, ठीक है ना। तो इसमें मैटर मतलब उसके अंदर कितने पार्टिकल से वो बना हुआ है, उस तरीके से बात हो रही है। जैसे मान लो दो स्कूल के बैग्स हैं, एक बैग में सिर्फ नोटबुक है और एक बैग में 10 टेक्स्ट बुक है, तो कौन सा ज्यादा मैटर करेगा, तो जायज बात है जो बैग बी है उसमें ज्यादा, क्योंकि 10 किताबें और एक में सिर्फ एक ही किताब है, एक नोटबुक है, ठीक है ना। तो मास आपको बताता है कि मैटर मतलब उसके अंदर कितना मैटर है, एक मतलब उसके अंदर कितनी चीजों से वो बना हुआ है। समझ पा रहे हो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कि मास कितना एक वस्तु में मैटर है। कोई आपसे पूछे आज के बाद मास क्या होता है, भाई मास क्या है, तो आप बोलना एक वस्तु है, उस वस्तु में कितना मैटर है, मतलब कितना सामान, क्या चीजें भरी हुई है। और मास हर जगह सेम होता है, क्योंकि वो ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है उसके अंदर कितना भरा हुआ है। वहीं पे मास किलोग्राम में मेजर होता है, ध्यान रखना। और वेट किस में होता था, न्यूटन में होता था, ध्यान रखना। वी कैन फाइंड मास बाय मेजरिंग वेट, आप वजन नापते हुए मास बता सकते हो, यानी कि आपके शरीर में जितना वेट है आपका मास उतना नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देखो स्प्रिंग बैलेंस यूज करते थे वेट के लिए, बीम बैलेंस यूज होता है मास के लिए, ठीक है। अब इसको समझना है। मेथड 1 जिसमें आप मास मेजर कर रहे हो स्प्रिंग बैलेंस से, इनडायरेक्टली मेजर कर रहे हो, मतलब स्प्रिंग बैलेंस से तो क्या नापा जाता है, वजन, वेट। और वेट क्यों नापा जा रहा है, क्योंकि वो ग्रेविटी है। आप किसी चीज को स्प्रिंग से स्ट्रेच करते हुए देख रहे हो, उससे आप वजन नाप लेते हो किसी चीज का, तो आप उससे मास थोड़ी ना नाप सकते हो, लेकिन मास हम इनडायरेक्टली तरीके से नापेंगे। कैसे, कहते हैं स्प्रिंग बैलेंस डायरेक्टली मास थोड़ी ना नापेगा, वो तो वेट नापेगा।
तो वेट जो होता है वो अर्थ पे हर जगह आपका सेम रहता है, क्योंकि ग्रेविटी सेम है, हर जगह पे वेट सेम रहता है। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे वेट को एस्टिमेट कर सकते हो मास निकालने के लिए। कैसे? जैसे मान लो एक स्केल है जिसने वेट दिखाया न्यूटन के अंदर, बोलता है ना, आपने देखा होगा स्प्रिंग बैलेंस की दो स्केल होती थी, आपने ऊपर भी देखा होगा दो स्केल चलती थी। ये वाली आपकी न्यूटन की स्केल चल रही है और ये वाली आपकी ग्राम में इस तरीके से स्केल चल रही है, जो जनरली मास को बता रही है। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्केल वेट बता रही है और एक जो है वो आपको मास दिखा रही है ग्राम या किलोग्राम में। ठीक है, ये देखो इस तरीके से, लेफ्ट वाली आपको न्यूटन, न्यूटन में ये आपको वेट बताएगी और ये आपको वहीं पे उसके कंपैरिजन में क्या बताएगी, मास बताएगी। ऐसा पॉसिबल कैसे है भाई, मास कैसे बता सकते हैं हम? बोलते हैं मास जनरली क्या करता है ना, अज्यूम करा जाता है द स्प्रिंग बैलेंस इज बीइंग यूज्ड ऑन द अर्थ, और जहां पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलमोस्ट सेम होता है हर जगह, तो जो वेट नापा जाएगा वो मास से कंपेयर किया जा सकता है, इसीलिए वेट के स्केल के साथ साथ एक मास की स्केल भी दे रखी है। कुछ नहीं है, एक अंदाजा बना रखा है कि अर्थ पे किसी का वेट इतना न्यूटन आ रहा है, तो इस न्यूटन के हिसाब से इसका कितना मास हो सकता है, ये एक बात बताई गई है समझाने के लिए। प्रॉपरली अगर आगे जाके कहीं पे मेजरमेंट बताया जाएगा एग्जैक्टली कितना होता है तो हम उस पर बात कर लेंगे। इसीलिए आप वेट नाप सकते हो तो साइड बाय साइड आप मास भी बता सकते हो। मास इसलिए बता सकते हो क्योंकि वेट जो है पूरी पृथ्वी पे कहीं पे भी नाप लो, हर बार हर इंसान का सेम वेट आएगा जितना है, बिकॉज ग्रेविटी हर जगह सेम है। इस वजह से आप उसका वेट के अकॉर्डिंग ही, वेट को ही कंपेयर करके आप मास भी निकाल सकते हो। एग्जाम्पल, सपोज एक स्प्रिंग बैलेंस ने एक स्कूल बैग का वेट दिखाया और उसी बैलेंस ने आपको ग्राम में एक स्केल का वैल्यू भी दे दिया, तो वो मास हो गया उसका। ठीक है ना? ये एक इनडायरेक्ट तरीका है जहां पे आपको बताया गया कि स्प्रिंग बैलेंस से ही आप इस तरफ न्यूटन में वेट बता सकते हो और इस तरफ मास बता सकते हो, या तो ग्राम में या फिर किलोग्राम में। ठीक है, आगे दूसरा मेथड क्या है, कह रहा है एक बीम बैलेंस यूज कर लो। मतलब बीम बैलेंस जनरली कंपेयर करता है एक वस्तु जिसको आप जानते नहीं हो उसको एक स्टैंडर्ड मास के साथ। मतलब समझना, जैसे सपोज एक एप्पल एक पैन में डाल दिया, स्टैंडर्ड वेट प्लेस करा दूसरे पैन में अंटिल बोथ पैन बिकम बैलेंस्ड। अब क्या करेंगे हम, एक तरफ हमने क्या करा, फॉर एग्जांपल सेब डाल दिया, अब ये वेट करने वाली एक मशीन है, वजन करने वाली, मास वाली। दूसरी तरफ जब तक कि इन दोनों का बैलेंस बराबर ना हो जाए, हम क्या करेंगे। अब देखो एक चीज समझना है यहाँ पे, आप अगर आप इसको सोच रहे हो कि जो हम सब्जी की दुकान में जाते हैं और वहां पे जो कटोरा लगे हुए होते हैं दो, एक तरफ बंदा सिलबट्टे में लोहे के 50 ग्राम या 100 ग्राम के वो लोहे रखते हैं वो, और दूसरी तरफ फ्रूट डालते हैं, सब्जियां डालते हैं कटोरे में, ये वो वाली चीजें तो नहीं है ऐसा, क्योंकि आप देखो नीचे से, देखो नीचे नीचे बंद है, यानी कि यहाँ पे ग्रेविटी का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो अगर यहाँ ग्रेविटी का लेना देना हो जाता तो यहाँ क्या निकल रहा होता, वेट या मास? वेट निकल रहा होता है, मास नहीं निकल रहा होता। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमने एक मशीन यूज करी, सेब रख दी एक तरफ और दूसरी तरफ, जब तक कि ये बराबर ना हो तब तक हम दूसरी तरफ कुछ वजन में रखते जाएंगे, लोहा हो कुछ भी। ठीक है ना? अब देखो क्या हो रहा है, सपोज पहले पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड वेट को प्लेस करा जाएगा दूसरे पैन में जब तक कि वो बराबर ना हो जाए, और ये एक बिल्कुल डायरेक्टली तरीका है जिससे आप मास निकाल सकते हो। एक बीम बैलेंस, इसे कहते हैं बीम बैलेंस, जो किसी भी वस्तु जिसको आप जानते नहीं हो उससे आप एक स्टैंडर्ड मास पता लगा सकते हो। सपोज एक एप्पल को आप एक पैन में डाल दो, अब बीम इज नॉट बैलेंस्ड, अभी आपको ये बीम बैलेंस नजर आ रही है? नहीं, क्योंकि एप्पल का साइड हैवी है। स्टैंडर्ड वेट्स क्या होंगे, दूसरे पैन में डाले जाएंगे जब तक कि ये बराबर ना हो जाए, मतलब कोई भारी चीज डालनी शुरू की जाएगी। अभी भी देखो एप्पल का साइड हैवी है तो बैलेंस नहीं है, और वेट डाले जाएंगे यहाँ पे, अभी भी बैलेंस नहीं है, एप्पल अभी भी हैवी है। अब क्या करा जाएगा, जब बैलेंस बराबर आ जाएगा, ठीक है ना, तो यहां पर नापा जाएगा कि ये कितनी चीजें थी, 50 ग्राम, 20 ग्राम, 20 ग्राम, 10 ग्राम, टोटल 100 ग्राम, यानी कि एप्पल का मास निकल कर आ जाएगा 100 ग्राम का। और एक बीम बैलेंस डायरेक्टली कंपेयर करके नापा जा सकता है, बट ये वो सिलबट्टा वाला नहीं है जो ग्रेविटी हवा में नहीं छोड़ रखा है, इसको ध्यान रखना। इसे कहते हैं बीम बैलेंस। मास को नापने के कितने तरीके हैं मेरे भाई? स्प्रिंग बैलेंस बहुत बड़े, दो तरीके हैं। एक स्प्रिंग
स्प्रिंग से डायरेक्टली नापते हैं इनडायरेक्टली नापते हैं? इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली किस पे? वो स्प्रिंग बैलेंस, एक तरफ क्या निकलेगा न्यूटन वेट और एक तरफ ग्राम में वेट निकलेगा, कंपैरिजन हो जाएगा। इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? बिकॉज अर्थ पे हर जगह सेम वेट निकलता है, तो आप कंपेयर कर सकते हो इनडायरेक्टली तरीके से। और दूसरा तो बीम बीम वेट है, ठीक है ना, कंपेयर करने का। बाकी एक सवाल है कि ये आपको करेक्ट मास बताता है, क्योंकि दोनों ही जो वस्तुएं थी वो अननोन ऑब्जेक्ट, मतलब जो अननोन ऑब्जेक्ट था और जो स्टैंडर्ड मास ये आपने रखे हैं ये आपने सेम जगह पे रखे। अब सिंपल सी बात है, दो बराबर चीजों को रख रहे हो, अगर दोनों में बैलेंस बराबर है यानी कि दोनों का मास सेम है, वेट की नहीं बात कर रहा मैं। इसीलिए जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वो बराबर से दोनों तरफ काम कर रहा है और दोनों ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं सेम ग्रेविटी, ग्रेविटी दोनों की सेम है, इसीलिए इक्वल वेट आ रहा है, मतलब उनका मास भी इक्वल होगा, इसीलिए जो बीम बैलेंस है वो करेक्टली मेजर करा जाता है इस तरीके से। बाकी यहाँ पे एक डिफरेंस है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, मास और वेट के बीच में बढ़िया फर्क है। मास कितना एक वस्तु के अंदर मैटर प्रेजेंट होता है, और वेट क्या होता है कि कितना फोर्स से आपको पृथ्वी खींच रही है वो वेट होता है। मतलब इस बच्चे का वेट ज्यादा होगा या इस बच्चे का वेट ज्यादा होगा, आप कहोगे इस बच्चे का वेट, क्यों? क्योंकि ये बड़ा मोटा है? नहीं नहीं नहीं, इसको पृथ्वी ज्यादा तेजी से खींच पा रही होगी अपनी तरफ, अट्रैक्ट कर पा रही होगी, इसलिए, ठीक है ना। हाँ, वो बात अलग है कि मास भी ज्यादा है। मास मतलब अमाउंट ऑफ मैटर कितना एक बच्चे में प्रेजेंट है या बंदे में या किसी भी वस्तु में प्रेजेंट है, ठीक है ना। ये हर जगह सेम रहता है, हर जगह सेम मतलब अर्थ मून चले जाओ हर जगह सेम रहेगा, और वेट चेंज हो जाता है जगह जगह टू जगह। ये ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता है, क्यों? इसलिए तो हर जगह सेम रहता है, ये ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। जहां ग्रेविटी कम वहां वेट कम हो सकता है, लेकिन मास हर जगह सेम होगा। इसका ऐसा यूनिट किलोग्राम निकलता है और इसका ऐसा यूनिट यूनिट न्यूटन निकलता है। ये बीम बैलेंस या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से नापा जा सकता है और ये स्प्रिंग बैलेंस से नापा जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे। Why does the mass remain same but weight changes? मास कभी कभी सेम रहता है लेकिन वेट चेंज होता है। सपोज आपने 1 किलो का पत्थर उठाया अर्थ से मून में, अब मैंने आपको समझा दी ये बात, कहता है अमाउंट ऑफ मैटर उसके अंदर चेंज हुआ। आप कहोगे अमाउंट ऑफ मैटर तो चेंज, पत्थर है, पत्थर अभी भी ऐसे दिख रहा है, इसको अर्थ पे और मून पे दोनों जगह जब आप रखोगे दोनों जगह इसका वेट अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेट किस पे डिपेंड करता है? ग्रेविटी पे। ग्रेविटी दोनों जगह सेम नहीं होगी, जहां ज्यादा ग्रेविटी ज्यादा वजन, जहां कम ग्रेविटी कम वजन। लेकिन मास, मतलब मास किस पे डिपेंड करता है? कितना उसके अंदर मैटर है, वो डिपेंड नहीं करता ग्रेविटी पे। तो वे जो मैटर है वो चेंज नहीं हुआ, इसीलिए जो 1 किलो का है तो वो पत्थर 1 किलो का ही रहेगा, लेकिन वेट क्या कहते हैं, वेट सेम रहेगा? नहीं, वेट चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। मून की ग्रेविटी बहुत कम है, अर्थ की ग्रेविटी ज्यादा है, इसलिए मून जो है ना वो कम वजन वेट दिखाएगा, उसका वेट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल वेट 1 किलो का अलग अलग प्लैनेट्स पे चेक करते हैं, मास हर प्लैनेट पे सेम है। अर्थ पे अगर मान लो 1 किलो का मास है तो मान लो फॉर एग्जाम्पल 10 न्यूटन है, तो मून पे वो सिर्फ 1.6 न्यूटन हो जाता है, ग्रेविटी कम है। मार्स पे वो कम हो जाता, 3.8 हो जाता है, यानी कि मार्स पे भी ग्रेविटी थोड़ी और कम है। वीनस 9, मतलब ओके ज्यादा फर्क नहीं है। जुपिटर पे देख लो बेटा 25.49, इसका मतलब ग्रेविटी ज्यादा है। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर हो रही होंगी चीजें। हम इससे क्या ऑब्जर्व करते हैं कि मास हर जगह सेम था लेकिन वेट अलग था। वेट अलग क्यों था? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। कोई दिक्कत तो नहीं है, चले आगे। Why does the weight changes on different planet? पढ़ तो लिया, कोई दिक्कत नहीं, because of different gravity. Gravity changes when you compare different planets. There is a different kinds of gravity. So उस तरीके से ना planet to planet में mass तो अनचेंज ही रहेगा लेकिन gravity चेंज हो जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सारी बातें मैं आपको समझा दिया। The next topic is floating and sinking. क्या आपने कभी सोचा है कुछ चीजें पानी में बह जाती हैं और कुछ चीजें फ्लोट करती हैं, मतलब कुछ फ्लोट करती हैं और कुछ सिंक डूब जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वुडन का ब्लॉक, एक लकड़ी उठाओ और उसको पानी में तैरा दो, फ्लोट करेगा। एक प्लास्टिक की बोतल खाली, फ्लोट करेगी। एक पत्थर डूब जाएगा। एक आयरन का नेल, कील डूब जाएगी। यहां से कुछ सवाल उठते हैं। क्या सवाल? कि अगर अर्थ, हमें पता है कि अर्थ पीछे धक्का दे रही है ना, मतलब एक सॉरी उल्टा बोल दिया, अर्थ धक्का तो वो अलग चीज हो गई। अर्थ जो है ना अपनी तरफ सब चीजों को खींच रही है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो फिर कुछ चीजें जो है वो डूबती क्यों नहीं है, कुछ फ्लोट ही क्यों कर पाती है?
जब पृथ्वी सबको खींच रही है तो ये मान लो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा जमीन है और इतने में मैंने पानी भर दिया और यहाँ कोई चीज फ्लोट कर रही है, वो डूब नहीं रही। वाई वाई इट इज नॉट डूबिंग डूबिंग है? तो लेट अस इन्वेस्टिगेट। क्या करा हमने, बकेट पानी से भरी हुई और प्लास्टिक की बोतल, ठीक है ना, जो बंद है, ठीक है ना, ढक्कन से। तो एक खाली बोतल को जब आप टाइटली क्या कहते हैं क्लोज ढक्कन को बंद कर दोगे तो पानी उसके अंदर आएगा नहीं बोतल में, और बोतल को आप उसको धक्का दो इस तरीके से, ये देखो, है ना। तो क्या करा जा रहा है, एक एम्प्टी बोतल ली और इसको क्या कहते हैं पानी में से डालने की कोशिश करी। ऑब्जर्वेशन, जैसे जैसे आप बोतल को छोड़ दोगे बोतल ऊपर आ जाती है अपने आप ही, मतलब नीचे डालने की कोशिश करते हो, थोड़ा नीचे जाती है, टेढ़ी होती है, खींच के वापस ऊपर आ जाती है। होता नहीं होता? सिंपल सी बात है। ध्यान से समझो यहाँ पे क्या हो रहा है। कह रहे जब बोतल पानी के अंदर है तो पृथ्वी उसे ग्रेविटी की वजह से नीचे तो खींचेगी, लेकिन सेम टाइम पे पानी उसे बोलेगा चल ऊपर, नीचे क्यों आ रहा है। और यहाँ दो फोर्स लग रहे हैं, एक नीचे की तरफ ग्रेविटी वाला, लेकिन वापस उसको पुश कर रही है एक पानी, वो अलग है। दैट इज अ टू डिफरेंट फोर्स। एक है डाउनवर्ड फोर्स, जब अर्थ उसको खींच रही है, आजा आजा, ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट की वजह से, वजन है इसलिए खींच रही है, हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा अपवर्ड फोर्स, जब पानी पुश करता है बोतल को ऊपर तो उसे कहा जाता है अपथ्रस्ट या बायंट फोर्स। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और यहां पर एक टॉपिक का इंट्रोडक्शन हुआ है जिसे बायंसी फोर्स कहा जाता है, बायंट फोर्स कहा जाता है। इससे पहले आप इसे 9th में सीखते थे, आप इसे पहली बार 8th क्लास में सीखोगे कि जब आपने बोतल को नीचे पुश करा तो आप बोतल देखते हो नीचे नहीं जा रही, ऊपर आ जाती। नीचे तो इसलिए जानी चाहिए बिकॉज उसका वजन है, उसको ग्रेविटी नीचे खींचेगी, लेकिन वो अपने आप ही ऊपर क्यों आ रही है? एक फोर्स लग रहा है जो पानी उसको दे रहा है, दैट इज अपथ्रस्ट। थ्रस्ट मतलब एक तरीके से फोर्स लगना, और अपथ्रस्ट मतलब ऊपर की तरफ फोर्स लगना, और बायंट फोर्स जिसे आप कह सकते हो, क्योंकि जो ऊपर की तरफ फोर्स लगना होता है वो बायंट फोर्स कहलाता है। और ऊपर का फोर्स शायद ऊपर खींचने का फोर्स ज्यादा था और नीचे जाने का फोर्स कम था, इसीलिए बोतल नीचे डूबी ही नहीं। दो फोर्स है, एक नीचे की तरफ जो छोड़ रहे हो वो फोर्स वेट ग्रेविटी की वजह से, और एक बायंसी फोर्स जो पानी उसे ऊपर की तरफ खींच रहा है कि नीचे मत आ, नीचे मत आ। तो कौन सा फोर्स ज्यादा है? डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है। अगर अपवर्ड फोर्स ज्यादा होता तो नीचे डूब जाती, है ना। डाउनवर्ड वाला फोर्स ज्यादा है भाई, नीचे की तरफ उसे वो ज्यादा खींच रहा है, मतलब नीचे डाउनवर्ड फोर्स मतलब नीचे वाला जो है उसे ऊपर की तरफ ज्यादा खींच रहा है। उल्टा बोल दिया क्या मैंने शायद? हाँ, अपवर्ड फोर्स ज्यादा है, ऊपर की तरफ ज्यादा दे रहा है, और डाउनवर्ड नीचे की तरफ फोर्स ग्रेविटी जो है वो कम है, इस वजह से ऊपर है। अगर मान लो डाउनवर्ड फोर्स नीचे की तरफ फेंकने वाला फोर्स ज्यादा होता और अपवर्ड फोर्स थोड़ा सा कम होता तो फिर उल्टा सीन हो जाता, और बोतल इसीलिए राइज होती है और फ्लोट करती है। सवाल है बोतल ऊपर क्यों आई? तो वही सिंपल सी बात है कि बोतल नीचे जब जा रही थी तो वो तो ग्रेविटी का फोर्स था, और ऊपर पानी की तरफ जो फोर्स लग रहा था ऊपर की तरफ वो अपथ्रस्ट या बायंट फोर्स होता है। तो आज के बाद आपसे कोई बायंट फोर्स के बारे में ध्यान रखना। अपवर्ड फोर्स ज्यादा था इसलिए ऊपर आ गई, बोतल नीचे गई नहीं। लेकिन ये अपवर्ड फोर्स लगा कैसे, अब इसको समझना है। अब आपको ये समझना है कि अपवर्ड फोर्स ये जो अपथ्रस्ट है लगा कैसे, या क्यों लगता है, कैसे होता है, क्या होता है। सवाल तो समझ में आ गया कि जब नीचे फेंक रहे थे बोतल को तो ऊपर की तरफ भी एक फोर्स लगा, अपथ्रस्ट, वो तो ठीक है, लेकिन क्यों? तो जब भी एक वस्तु को हम पानी में प्लेस करते हैं तो वो कुछ जगह घेर लेती है। सिंपल सी बात है। अब बाल्टी है, बाल्टी में बचपन में आपने डब्बे को जहाज बनाने की कोशिश करी होगी और पानी में तैराने की कोशिश करी होगी, है ना। लेकिन क्या होता होगा कि वो पीछे की तरफ हैंडल होता है पकड़ने का, उस तरफ पलट जाती है, थोड़ी थोड़ी वजन भारी होता है ना। हाँ, है ना, है कि नहीं मेरे भाई? करते हो ऐसी हरकत अक्सर इंसान बचपन में करते, जो नहीं करा वो इंसान नहीं है था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्या कहते हैं, अरे वो मासूम इंसान था, इसका मतलब वो भोला इंसान रह गया जीवन में, ये कहना चाह रहा हूं मैं। तो वो क्या हुआ मेरे भाई, वो ना पीछे की, मतलब क्या होता है, आप हल्का सा थोड़ा सा प्रेस करते हो नीचे, या आपने कभी बोतल को पानी में प्रेस करा होगा,
तो क्या होता है उस केस में, अब देखो सब रिलेट करने की कोशिश करें कि मैंने करा कि नहीं करा, क्योंकि भैया ने बोल दिया मामूली इंसान और नॉर्मल इंसान, तो मैं नॉर्मल कैटेगरी में आना चाहता हूँ, तो आई वांट टू बी इन दैट कैटेगरी। अरे इंसान करता है, कभी ना कभी करा होगा आपने, प्रेस करने की कोशिश करी होगी, जाती नहीं है बोतल नीचे आराम से खाली, खास करके। फिर आप क्या करते हो, आप उसे जबरदस्ती धक्का देते हो, बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हो, तो ग्रेविटी तो उसे कह रही है भाई मेरी बस की तो है नहीं, कि बाय एंड फोर्स ज्यादा है, मैं इसे नीचे नहीं धकेल पाऊंगी। आप कहते हो ले मैं एक्सटर्नल फोर्स देता हूँ, धक्का देने की कोशिश करते हो, थोड़ा राइट लेफ्ट चली जाती है, होता है ना ऐसा। तो क्या होता है, एक चीज समझो इसके पीछे, आप कभी भी जैसे मान लो ये फॉर एग्जांपल पानी है, आप इस पानी में कभी डब्बा भी डालते हो, तो थोड़ा सा डब्बा आप नीचे भी करने की कोशिश करो, जैसे इतना, फॉर एग्जाम्पल इतना डब्बा इतना नीचे करा, तो ये एक तरीके से पानी की जगह थोड़ी सी इतनी किसी ने घेर ली ना, है ना, डब्बे ने घेर ली ना, जब आपने डब्बा नीचे डाला तो इतना हिस्सा किसने घेर लिया, ये जो इतना हिस्सा है ये डब्बे ने घेर लिया, तो उसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करा होता है, और एज अ रिजल्ट होता क्या कि जो पानी है ना वो क्या करता है, अपने चारों सरफेस पे जो पानी है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये जिस तरीके से डब्बा है, जितना भी आपने अब इसमें क्या करा, पानी से भरा हुआ था, थोड़ा इसको डब्बे को डालने की कोशिश करी यहाँ पे, तो जो इतना हिस्सा कम हुआ, तो जो बाकी का जो पानी है ना उस वस्तु के आसपास, वो हर तरफ से उसको क्या करता है ना, उसको धक्का देता है कि क्यों आ रहा है हमारी जगह, क्यों आ रहा है, इस तरीके से, और उसी से एक अपवर्ड पुश लगता है ऊपर की तरफ कि वापस जा क्यों आ रहा है, और अगर वो फोर्स ऊपर फेंकने का ज्यादा रहा, ठीक है ना, तो उस केस में आप देखते हो कि वो फ्लोट करने लग जाता है, ठीक है ना, और ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होना चाहिए, तो इसको कहते हैं नेट अपवर्ड फोर्स, और यही अपवर्ड ऊपर खींचने का फोर्स जो होता है वो बाइंड फोर्स कहलाता है। तो जनरली कुछ स्पेस ऑक्यूपाई होता है, और वो जो बोतल है या पानी है वो ट्राई करता है कि ये स्पेस ना दे हम इसको, तो वो ऊपर की तरफ पुश करता है, यानी कि अगर कागज भी आप डालो, चलो फॉर एग्जांपल मैं इसको आपसे एक सवाल पूछता हूं, इस पेन को अगर मैं पानी में डालूंगा तो विल इट फ्लोट और सिंक, सिंक बिल्कुल सही, तो भैया डूब जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका वेट ज्यादा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा तो बायंट फोर्स उतना ज्यादा नहीं होगा, नीचे डूब जाएगा, यानी कि उस केस में पानी से कोशिश तो करी पानी ने इसे भगाने की, वो भगा नहीं पाया, बायंट फोर्स कम था, समझ रहे हो, लेकिन बायंट फोर्स ऐसा नहीं है कि आप देखो छोटा सा पत्थर रखते हैं और एक बड़ा सा कागज का कुछ या लकड़ी आप रख लो, वो फ्लोट कर जाएगी, लेकिन एक सवाल आता है कि छोटा सा पत्थर डूब जाता है, वजन का भी फर्क है भैया, वजन भी थोड़ा कम है, चलो उस हिसाब से अगर आप सेम उठाओ, एक लकड़ी का ब्लॉक उठाओ इतना बड़ा, और एक सेम उतनी वजन का पत्थर उठाओ, दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, सेम होगा, इसका मतलब या तो दोनों डूब जाएंगे या दोनों फ्लोट करेंगे, लेकिन एक डूबेगा एक फ्लोट करेगा, तो ये तो गलत बात होगी ना भैया, यहाँ पे कंफ्यूजन होगी। अभी तक आपने बायंट फोर्स समझाया, हमें समझ में आ गया, बायंट फोर्स में तो यही है क्या कि जितना वजन है उसको अब थ्रस्ट कोशिश करेगा नीचे नहीं आने की, और उसको होल्ड कर लेगा या उसको पूरा डुबा देगा, लेकिन अगर कोई दो डिफरेंट चीजें लेकिन वजन सेम है 5-5 किलो, तो उसमें से एक डूब रही है और एक फ्लोट कर रही है, ऐसा क्यों, उसमें डिपेंड करता है उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम मतलब कितनी जगह घेर रहा है, वॉल्यूम तो ये होता है ना कितनी जगह घेर रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक 5 किलो का पत्थर उठाया और मैंने एक 5 किलो का वुडन ब्लॉक उठा दिया, कौन ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा स्पेस, स्पेस कौन ज्यादा ऑक्यूपाई, वुडन का ब्लॉक, पत्थर नहीं कर पाएगा, अब पत्थर का मान लो सिर्फ इतना सा हिस्सा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, इतना सा हिस्सा, और पानी सिर्फ कांटेक्ट में सिर्फ उतने से हिस्से क्या पाएगा, और उतना सा हिस्सा सिर्फ 5 किलो का पड़ रहा है, तो पानी उसको नहीं होल्ड कर पाएगा, लेकिन जब वो 5 किलो पूरा फैला होगा तो 5 किलो पूरा रास्ते में बराबर से फैला है, और पानी उसे हर जगह से, पानी उसका उसको रोकने के लिए ज्यादा स्पेस दे सकता है कि यार मैं इसको अच्छे से रोक सकता हूँ, यहां से भी वहां से भी स्पेस ज्यादा है पानी को उसको रोकने के लिए भी, इसलिए वहां बायंट फोर्स अच्छे से लग पाता है और पानी उसे रोक पाता है, समझ रहे हो। बाकी फोर्स जो ग्रेविटेशन होता है वो नीचे की तरफ लगता है, बायंट फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, जब भी कोई भी चीज फ्लोट करती है सिंक करती है, डिपेंड करता है इनमें से कौन सा फोर्स ज्यादा है, तो कब कोई चीज डूब जाएगी, जैसे एक पत्थर डूब गया तो ग्रेविटी का फोर्स ज्यादा होगा और बायंट फोर्स थोड़ा सा कम होगा, इसलिए वो उसको डुबा देगा, ठीक है। स्टोन हैवी है, बायंट फोर्स ज्यादा नहीं है इस केस में, कॉइन आयरन की नेल ये सब, इसका एक रीजन भी है, बिकॉज ये ज्यादा स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करते, वजन तो है इतना ही, वजन का कुछ और उठा लो वो फ्लोट कर जाएगा, बिकॉज वो ज्यादा स्पेस
ऑक्यूपाई करता होगा, तो स्पेस भी बहुत मैटर करता है, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो उस केस में ग्रेविटी ज्यादा थी, लेकिन ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करेगा, जब बाइंड फोर्स ज्यादा होगा। जैसे खाली प्लास्टिक की बोतल, अब मान लो आप प्लास्टिक की बोतल देखते हो, पहली बार तो वजन कम है ना। अगर आप उसकी जगह कोई ढक्कन या कुछ और उठाओ, या फिर उतने ही वजन का कुछ और उठा लो, सिक्का उठा लो उतने वजन का, वो डूब जाएगा। लेकिन बोतल इसलिए नहीं डूबती क्योंकि स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करती है वो, ठीक है ना। वुडन ब्लॉक, कॉर्क, पेड़ की जो छाल होती है वो सब, उसमें क्या होता है, बाइंड का फोर्स या तो बराबर होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अगर बराबर भी हुआ तो वो उसको, यहाँ फोर्स और यहाँ फोर्स क्या है, बराबर, तो वो फ्लोट करेगा, डूबेगा नहीं, है ना। इसकी ज्यादा इसके बारे में आप बड़ी क्लास से पढ़ोगे, बाइंड फोर्स के बारे में, ठीक है। बाकी ध्यान रखना, जो एक और चीज मैटर करती है, ध्यान रखना, हाँ ये भी बहुत बढ़िया चीज है। आपने कभी डेड सी के बारे में सुना है? डेड सी, डेड सी जो है उसको, वो एक ऐसा सी है, वो सबसे ग्राउंड का सबसे लोअर लेवल भी है पूरे वर्ल्ड में। और उसमें एक्चुअल में ना वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वहां पानी का जो डेंसिटी है ना वो बहुत मैटर करती है। मतलब पानी की डेंसिटी, मतलब आपको पता है ना, समुद्र का पानी जो है वो खारा पानी होता है, उसके अंदर नमक का कंटेंट ज्यादा होता है। तो दो चीज ये भी मैटर करती है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक पानी है, ये भी एक पानी है, इस पानी में नमक की मात्रा कम है, इसमें ज्यादा है। तो नमक की मात्रा ज्यादा होगी, इसका मतलब इसके अंदर घनापन ज्यादा है इस पानी में, क्योंकि पूरे में क्या घुला हुआ है, नमक घुला हुआ है। करना आप ये चीज ट्राई घर पे जाके कर सकते हो, तो अगर इतना ज्यादा नमक उठा सकते हो तो एक पानी उठाना नॉर्मल, और एक पानी जिसमें बहुत सारे कंटेंट हो, नमक का मात्रा। तो डेड सी में नमक का कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो वहां जब भी इंसान तैरने जाता है ना, वो डूब ही नहीं सकता, वो फ्लोट करता है हमेशा। क्यों? क्यों नहीं? क्योंकि पानी की अगर डेंसिटी ज्यादा है तो वो अपथ्रस्ट ज्यादा पैदा करेगी, वो उसे डूबने नहीं देगी। लेकिन अगर पानी की डेंसिटी कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अपर हैंड रखता है, ज्यादा रहता है, वो उसे फ्लोट करा देता है। नॉर्मल समुद्र में जाओगे डूब जाओगे, या पानी में जाओगे डूब जाओगे, लेकिन वही डेड सी में जाओ आप डूबोगे नहीं, फ्लोट ही नहीं करने देगा वो, आपको सिंक ही नहीं होने देगा। क्यों नहीं होने देगा? बिकॉज उसके अंदर डेंसिटी ज्यादा है, अपथ्रस्ट ज्यादा है। तो एक और चीज ध्यान रखना, इसके बड़ी क्लासों में ज्यादा पढ़ोगे कि अपथ्रस्ट जो होता है ना, उसकी वजह से भी चीजें बहुत मैटर करती हैं। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? ध्यान रखना जी इस बात का भी, ठीक है। इसीलिए आसान होता है समुद्र में फ्लोट करना रेदर देन रिवर, क्योंकि समुद्र में नमक होता है, नदी में आप डूब जाते हो, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में पढ़ते हैं। अबाउट 2200 साल पहले एक ग्रीक के साइंटिस्ट थे, जो जिनका नाम था आर्किमिडीज, और वो स्टडी करते थे कि वस्तुएं क्यों, कैसे फ्लोट करती, कैसे डूबती हैं। और उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल दिया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का, ठीक है। अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो भी है, इस तरीके से जब भी एक वस्तु पार्शली या पूरे तरीके से लिक्विड के अंदर डूब जाती है या आ जाती है, तो जायज बात है वो लिक्विड एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, बिल्कुल। और ये जो फोर्स होता है ये एक्चुअल में इक्वल होता है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। मतलब पानी है, यहां मैंने एक होल रख रखा है, मैंने एक वस्तु डाली, क्या होगा, लेवल थोड़ा बढ़ेगा, है? कितना लेवल बढ़ेगा आप बता सकते हो चारों? उतना लेवल बढ़ेगा भैया जितनी जगह आप नीचे घेरोगे, है। तो इतनी जगह घेरी, और इतनी जगह एक्चुअल में जितना भी बाइंड फोर्स लगा उतनी ही ये ऊपर गया। और फॉर एग्जांपल जितना भी ऊपर गया, मैंने इसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया कि कितना गिरा, है ना। अब ध्यान से समझो, इन्होंने बाइंड फोर्स आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या दिया था। आप क्या करते हो, किसी चीज को डालते हो, एक ऊपर की तरफ अपवर्ड फोर्स पैदा होता है, ऊपर की तरफ। और वो जो अपवर्ड फोर्स है, ये रूल याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो ऊपर की तरफ जो फोर्स है ना, ये इक्वल होगा वजन के टू द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट। उस वजन के जो लिक्विड, जो वेट है उस लिक्विड का जो डिस्प्लेस हो रहा है। मतलब ये फोर्स पता लगाना है कि अपवर्ड फोर्स कितना है, तो कैसे पता लगाओ, जितना पानी यहां पे डिस्प्लेस हुआ था उसका कितना वेट था,
वो आपको बता देगा कि हाँ जी इतना बाइंड फोर्स था। दोबारा समझ लो, वस्तु है, पानी भरा हुआ है, कोई चीज आपने डाली, इससे क्या होगा, बाइंड फोर्स लगेगा। कितना लगा, यू वांट टू नो अबाउट इट, कि बाइंड फोर्स कितना है आप पता लगाना चाहते हो। तो कैसे पता लगाओ, इसके बदले में जैसे यहां ये जो बाइंड फोर्स लगा होगा तो लिक्विड थोड़ा डिस्प्लेस हो गया होगा, है ना, और जितना वो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसका वजन पता लगा दो, वही बाइंड फोर्स होगा। क्योंकि वो जितना डिस्टर्ब हुआ वो बिकॉज ऑफ बाइंड फोर्स की वजह से ही तो हुआ। कोई चीज गिरी, बाइंड फोर्स लगाने की कोशिश करी, डिस्प्लेस हुआ जगह, पानी इधर गया, और वो जो पानी जितना भी डिस्प्लेस हुआ उसका वेट ही हमारा इक्वल होगा बाइंड फोर्स के। और मैंने इसको पता कैसे लगाने का तरीका आपको बताया। अभी आपको क्या करो, यहाँ छोटा सा होल कर दो जहां पानी गिर जाएगा, और इतना पानी रखा मैंने यहां तक, ठीक है। अब मैंने जैसे कोई चीज डाली तो बाइंड फोर्स लगेगा, और इस बाइंड फोर्स की वजह से वाटर क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। आपको पता है थोड़ा लेवल बढ़ेगा, और ये जितना भी लेवल बढ़ेगा जायज बात है, क्योंकि मैंने तो जस्ट उसके ऊपर होल कर रखा था, वो सारा पानी कहां चला जाएगा, यहाँ पे। तो मैं पूछना चाहता हूँ कितना बाइंड फोर्स था बताओ, तो आप कहोगे भैया जितना भी पानी गिरा उसका वेट पता लगा दो, वही बाइंड फोर्स है, दैट्स इट, कोई दिक्कत तो नहीं है। समझ में आ गया आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बस। अब आपको ये चीज समझ में आनी थी, बस क्लियर हो गया। क्या होगा अगर एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया जाए वाटर के अंदर, तो वही सेम चीज है ना, कि जनरली मान लो स्टोन डाल दिया, तो उस केस में क्या होगा, क्या स्टोन सेम ऑक्यूपाई करेगा स्पेस जो ऑलरेडी क्या कहते हैं पानी ने कर रखा है, नहीं। पत्थर और पानी जो है ना वो दोनों सेम टाइम पे उतना ही थोड़ी ना स्पेस, ऐसा थोड़ी ना कि पूरा कि पत्थर भी डाल दिया और कुछ हुआ ही नहीं, पानी को, पानी थोड़ा ऊपर हो जाएगा। इसीलिए स्टोन पानी को थोड़ा सा ऊपर खींच देगा, है ना, थोड़ा वजन बढ़ा देगा। वो कौवे वाली कहानी पड़ी होगी, पत्थर डाल डाल के पानी पीता है, तो वही सेम चीज होगी। इससे पानी जो है ना अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा मूव अवे हो जाएगा, और वो जो डिस्प्लेस हुआ है ना, जो पानी ऊपर आया, वही एक तरीके से पता चलता है कितना वो वजन होता है एक तरीके से, है ना। तो आर्किमिडीज ने क्या डिस्कवर करा, कि जब भी एक वस्तु क्या कहते हैं प्लेस होती है एक लिक्विड के अंदर, तो लिक्विड उसको पुश करता है ऊपर की तरफ, और उसी को हम एक बाइंड फोर्स कहते हैं। और जो बाइंड फोर्स है वो एक तरीके से पानी कितना डिस्प्लेस हुआ था वही क्या कहते हैं कहलाता है हमारा फोर्स कितना था, ठीक है ना। और इसी को आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं। जैसे मान लो मैं 6 किलो डाल रहा हूँ, जैसे मैं डालूंगा तो हुआ क्या, बाइंड फोर्स 2 किलो लग रहा है, तो 2 किलो पता कैसे लगेगा, जितना पानी ऊपर यहाँ नीचे गिर जाएगा। कैसे पता लगा, देखो यहाँ पे पत्थर डाला, पत्थर डालने से यहाँ पानी गिरा, पानी कितना गिरा, वजन चेक करा कितना गिरा, 2 किलो। यानी कि इसका मतलब ये जो फोर्स लग रहा था नीचे वो कितना था, खत्म। समझ में आया। अगर मान लो उसको रोक लेता तो शायद बाइंड फोर्स ज्यादा होता। चलो खैर आगे चलते हैं। चलो ये मैंने आपको समझाया है ना। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वस्तु डाली, जैसे आप डालोगे तो थोड़ा सा ये क्या होगा ना, आसपास डिस्प्लेस होगा, पानी थोड़ा ऊपर आ जाएगा, तो वही डिस्प्लेसमेंट वेट कहलाता है, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरीके से दो चीज पता चलती है कि क्या कोई डूबेगी रुकेगी, इस तरीके से। जैसे वस्तु का वेट 10 किलो था, पानी डिस्प्लेस करा 6 न्यूटन का, तो जब जो पानी डिस्प्लेस हुआ 6 न्यूटन, वही हमारा बाइंड फोर्स कहलाता है, ठीक है। और नीचे खींचने वाला फोर्स 10 न्यूटन का था, और जो पानी डिस्प्लेस हुआ वो सिर्फ 6 न्यूटन था, यानी कि अपवर्ड फोर्स 6 था। इसीलिए हम कहेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, यानी कि वस्तु जो है ना वो डूब जाएगी, ठीक है ना। चलो खैर आगे चलते हैं। ये सारी बातें समझा दिया। अब एक सवाल है कि जहाज क्यों फ्लोट करता है। तो जहाज इसलिए फ्लोट करता है क्योंकि मेड अप ऑफ आयरन, ठीक है ना, अ शिप इज मेड अप ऑफ आयरन येट इट फ्लोट्स। भले लोहे के बना हो फिर भी फ्लोट करता है। कैसे, सबसे पहली चीज क्या कहते हैं, ऑल्दो एक शिप जो है ना वो या तो आयरन या स्टील से बना होता है, और इसका लार्ज होलो शेप इसमें इसको फिल करा जाता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल नीचे देखो ये ठीक है, क्या होता है ना, इसको थोड़ा खाली मतलब हिस्सा दिया जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो क्या कराता है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ सॉरी दोबारा पढ़ते हैं, कहा था, इट्स लार्ज साइज इट डिस्प्लेस द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। इसका साइज, पहली चीज ना जहाजों का साइज बड़ा रखते हैं। आप कभी नाव भी देखोगे छोटी नहीं होती, ऐसे चौकोर शेप में होती है इतनी सी नाव, या 2-3 जने तो इतनी सी बना दो, नहीं थोड़ी बड़ी टाइप होती है, साइज बड़ा कर देते हैं। अब साइज बड़ा क्यों, मैंने आपको बोला ना, वॉल्यूम ज्यादा बड़ा करो तो वो पानी के साथ कांटेक्ट में आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा नहीं हो सकता। तो पहली चीज क्या होता है ना कि वो उसको बड़ा और होलो शेप का थोड़ा फिल कर देते हैं, मतलब थोड़ा खोखला टाइप और बड़ा बनाते हैं। आप देखते हो जब भी छोटी छोटी भी नाव होती है तो खाली होती है,
लकड़ी से बनी हुई जैसे या किसी चीज से भी लोहे वोहे से बनी होती है, तो वो खाली सी होती है, ज्यादा उसमें स्पेस नहीं भरते, खोखला टाइप बनाते हैं ऊपर से, ठीक है ना, सिर्फ बाउंड्री बाउंड्री कवर करते हैं। दूसरा, उसका ज्यादा साइज ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करता है, साइज ज्यादा है तो पानी डिस्प्लेस भी ज्यादा होगा, और जब पानी ज्यादा डिस्प्लेस होगा तो जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पानी का, इसका मतलब बायंट फोर्स उतना ज्यादा है, क्योंकि पानी जितना ज्यादा हटेगा उतना ज्यादा ही तो होगा क्या कहते हैं बायंट फोर्स, और बायंट फोर्स आप ज्यादा चाहते हो, आप चाहते हो बायंट फोर्स बराबर आए ताकि जहाज डूबे ना, ऊपर का फोर्स ज्यादा होगा डुबा देगा, तो आप क्या करते हो ना, आप इसका साइज बड़ा करते हो, साइज बड़ा करने से क्या होता है, पानी ज्यादा डिस्प्लेस होता है, और जब ज्यादा पानी डिस्प्लेस हो रहा है इसका मतलब बायंट फोर्स ज्यादा है और इसलिए वो फ्लोट करता है, तो ज्यादा पानी डिस्प्लेस होगा ज्यादा फोर्स आएगा, इसलिए बायंट फोर्स अकेला काफी होता है जो उसको फ्लोट करा सकता है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो इस केस में क्या हो रहा है, आप देख पा रहे हो उसका वेट जो है ना वो ज्यादा है ना, लेकिन क्या जगह ज्यादा घेर रहा है, नहीं, डूब जाएगा, लेकिन उतने का ही आप एक जहाज बना लो, आप उस केस में क्या करोगे, आप इस केस में इसको साइज ज्यादा कर दोगे, वजन उतना ही रखोगे, साइज ज्यादा कर दोगे, तो साइज ज्यादा करने से होगा क्या, इस केस में और इस केस में फर्क क्या है, इसने वाटर को ज्यादा डिस्प्लेस नहीं करा और इसने ज्यादा साइज की वजह से वाटर को ज्यादा डिस्प्लेस करा, तो जब पानी ज्यादा डिस्प्लेस होगा ना तो फिर क्या होगा, है बस सिंपल सी बात। देखो जैसे मान लो एक स्टील से बना रखा है और एक खोखला बना रखा है, खाली है ना, और हवा है इसके अंदर, अब इतना हिस्सा क्या करा जा रहा है, ये देखो जहाज का इतना हिस्सा खोखला है, देखो हिस्सा खोखला है, सिर्फ जगह ज्यादा घेर रखी है, तो ज्यादा जगह घेर रखी है तो पानी जो है ना ज्यादा डिस्प्लेस होगा और बायंट फोर्स ज्यादा होगा जिस वजह से फ्लोट कराएगा, डूबेगा नहीं, ठीक है। हाँ, टाइटैनिक किसी और कारण की वजह से डूबा था वैसे, ठीक है। फ्लोटिंग रॉक्स, जो पहाड़ है वो फ्लोट करते हैं, खैर ये तो कुछ अलग ही टॉपिक है। बोलते हैं यूजुअली पानी पहाड़ पत्थर डूब जाते हैं, लेकिन एक स्पेशल रॉक है जिसको कहा जाता है प्यूमिस या प्यूमाइस करके, ये फ्लोट करता है, ठीक है। ये वोल्केनो की वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं ना उसकी वजह से बनता है, तो ये फ्लोट करते हैं, ठीक है। तो जब भी ज्यादा हॉट लावा जो है ना वो क्विकली क्या करता है, बहुत सारी छोटी छोटी बबल्स को ट्रैप कर लेता है अपने अंदर, छोटी छोटी बबल्स को, बुलबुलों को ट्रैप कर लेता है अपने अंदर, और ये जो बबल्स है ना ये पत्थर के अंदर छोटे छोटे बुलबुले या छोटे छोटे स्पेस बना देती है, देखो इस तरीके से, देखो थोड़ा खोखला टाइप, अंदर से ही जो पत्थर है ना थोड़ा खोखला है, ज्यादा वजन नहीं है इसका, ठीक है ना, छोटे छोटे होल्स बना देता है, और इस वजह से पत्थर जो है ना वो थोड़ा बाकी पत्थरों से हल्का होता है, और जब भी इसको पानी में डालते हो तो फिर जायज बात है इसका वजन कम है और साइज ज्यादा है, तो ये ज्यादा पानी को डिस्प्लेस करा देता है, जगह उसकी ज्यादा चेंज कराता है, तो बायंट फोर्स अच्छा बन जाता है, ठीक है ना। बाकी वही सेम चीज है और कोई दिक्कत नहीं है, ये देखो इस तरीके से होता है, नॉर्मल पत्थर डूब जाएगा लेकिन ये नहीं डूब रहा, क्यों, क्योंकि इसका सीन क्या है, ये ऑलरेडी ज्यादा स्पेस घेर रखे हैं कम वजन के हिसाब से, मतलब सिंपल सी बात है, एक चीज ये पत्थर उठाया एक ये पत्थर उठाओ, अगर ये पत्थर 10 किलो का है और ये पत्थर 2 किलो का है, या ये वस्तु 2 किलो की है, तो ये कम वजन में ज्यादा स्पेस घेर रही है, तो इस केस में क्या हो रहा है ना, पानी ज्यादा डिस्प्लेस होगा लेकिन ग्रेविटी का फोर्स ऊपर से ज्यादा नहीं लग रहा, क्योंकि 2 ही किलो के हिसाब से तो नीचे वजन गिरेगा और जगह ज्यादा घेर रहा है, तो नीचे वाला फोर्स ज्यादा तेज हो जाएगा, वो कहेगा मैं ज्यादा डिस्प्लेस हुआ लेकिन वजन तेरा ज्यादा नहीं है, और ये कहेगा भाई तेरा वजन बहुत ज्यादा है और इतना पानी में डिस्प्लेस नहीं कर पाया, तो नीचे से फोर्स ज्यादा पैदा नहीं होगा और वो उसे डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, वो फ्लोट कर जाएगा और सिंक कर जाएगा। समझ पा रहे हो बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे ये लास्ट टॉपिक भी था जो हमारा कंप्लीट हो गया, हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया, ठीक है।